Hello friends, today we will start with employment income. That is chapter 5 of your Kaplan study text. आज हम इसको करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंडिया में मैक्सिमम लोग इसको सैलरी इनकम अंडर द हेड सैलरी के नाम से जानते हैं और इसको छोड़ के जाते हैं। रीजंस रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बिलीव मी, जो बाकी लोगों की वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो यहाँ पे एक ही तरीका है कि रूल्स एक बार आपके पढ़े होने चाहिए। यू शुड नो how to apply those rules, and that's it. You will be able to do very good in this particular topic. Let me get started. क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी फर्स्ट कि एम्प्लॉयमेंट इनकम का स्कोप क्या है, यानी कि कब हम किसी इनकम को मानेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट है या ये फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से है। तो हमें देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप जो है इनकम रेसिपिएंट और इनकम गिवर में, क्या वो मास्टर सर्वेंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या वो क्लाइंट और बिजनेस ओनर का रिलेशनशिप है। फिर हम पढ़ेंगे कि सैलरी किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है, यानी कि वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है या फिर एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल है। फिर हम पढ़ेंगे कि इनकम कैसे निकाली जाए, उसका क्या तरीका है, क्या परफॉर्मा है। फिर क्या क्या डिडक्शंस आपको अलाउड हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट इनकम। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अलग अलग स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे आपको अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस, कि आपको अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं बिजनेस क्लाइंट्स के लिए या बिजनेस मीटिंग्स के लिए, तो आपको कुछ अलाउंस मिलता है एम्प्लॉयर से, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अलग अलग बेनिफिट्स का हम टैक्सेबल अमाउंट निकालना सीखेंगे, जैसे अगर एम्प्लॉयर ने आपको घर दे रखा है तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगी। सो दिस विल बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम से, कि कब आप मानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट है या ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज दोनों का जो ट्रीटमेंट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अगर आपका ये एम्प्लॉयमेंट माना गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने दूसरी पार्टी के साथ करा है, ठीक है, तो फिर एम्प्लॉय जो होगा टैक्सेबल, वो एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंडर कैलकुलेशन होगी। और अगर आपका ये रिलेशनशिप बिजनेस ओनर और क्लाइंट का माना गया है, तो जो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम, सो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल डिस्कशन है कि whether this is an employment or whether this is a self employment। तो लोग उसको डिस्गाइज करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपकी इनकम कम बन रही है ज्यादा एक्सपेंसेस क्लेम करके, तो लोग उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिखाना चाहेंगे rather than एम्प्लॉयमेंट इनकम। देयर हैव बीन सेवरल केस लॉज इन इंडिया एज वेल एज इन यूके, जो कि इस एस्पेक्ट पे है कि कॉन्टेस्ट हो रहा होता है between tax department and the assessee or the person, that whether it is a employment income or self employment income। हो सकता है जो पर्सन है असेसी है वो बोले कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए मैं मैक्सिमम खर्चे क्लेम कर सकूंगा और इनकम कम करके दिखा सकता हूँ, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट उसको बोलेगा नहीं, ये रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट का है तो आपकी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए एज सैलरी। तो कैसे जज करें कि वेदर इट इज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कुछ चीजें देखी जाती हैं, उससे हम लोग जज कर पाते हैं वेदर दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वेदर इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे एक टर्म दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट अगर सर्विस ऑफ सर्विस है तो वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है
तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। मैं इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप एक टेलर से शर्ट स्टिच कराने जाते हैं, तो टेलर को आप एक शर्ट स्टिच करने को देते हो, लेकिन आप ये नहीं बताते कि कैसे स्टिच करनी है, कहाँ पे बटन लगाने हैं, कहाँ पे उसके बाजू होनी चाहिए। यू जस्ट गिव द क्लोथ टू द टेलर एंड उसके बाद वो टेलर अपना काम जानता है कि इससे कैसे एक शर्ट बनानी है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपने एक सर्विस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप टेलर को कह रहे हो आप मेरे लिए एक शर्ट बना लीजिए। लेकिन अगर दूसरी साइड पे अगर टेलर अपना जो यहाँ पे उसके काम करते हैं, जो कारीगर काम करते हैं, उनको बताएगा कि शर्ट इतने मेजरमेंट की बनानी है, आपके बटन यहाँ लगाने हैं, इतने बटन लगाने हैं या कफ लिंक्स लगाने हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा यूजुअली दैट विल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो वो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं कि कब ये आपका एम्प्लॉयमेंट और कब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन, अगर आप देखें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एम्प्लॉयर की एक ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय को काम देना, क्लियर। लेकिन बिजनेस में आप देखेंगे ये चीज नहीं होती। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, टेलर की ड्यूटी है अपने कारीगर को काम देना, नॉट अदरवाइज, ठीक है। तो और ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय की कि उस काम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो आपका म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस की वजह से एम्प्लॉयमेंट का है। लेकिन क्लाइंट के काम को बिजनेस जो ऑनर है मना कर सकता है। अगर उसका मन नहीं है आपकी शर्ट बनाने का, या वो बिजी है, उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है, तो वो आपको मना कर सकता है। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ये मना करना मुश्किल है। अगला है कंट्रोल। एम्प्लॉयर कंट्रोल्स द मैनर एंड मेथड ऑफ द वर्क। आप सिर्फ टेलर को ये बता सकते हो कि शर्ट स्टिच करनी है, आप ये नहीं बताओगे कि कैसे करनी है, कब करनी है। वो आप एक टाइमलाइन दोगे, वो कहेगा नहीं मैं इतने दिन तक नहीं दे सकता, मैं 10 दिन बाद दूंगा, तो आपको एग्री करना पड़ता है। जबकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर जो है डिक्टेट करता है कि मुझे ये वाला काम चाहिए, कंट्रोल करता है कि कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। तो एम्प्लॉयर कंट्रोल करता है। इसीलिए जो रिलेशनशिप अगर होता है जहाँ पे कंट्रोल ज्यादा होता है, वहां पे जो रिलेशनशिप है यूजुअली इट इज ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन अगर एक इंडिविजुअल को बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कैजुअल लीव, सिक लीव, उसको छुट्टी ना करने के पैसे मिलते हैं, सो यूजुअली इट इज ए employment relationship, that is servant master relationship, not a business and client relationship. बेसिस ऑफ पेमेंट, यूजुअली जो एम्प्लॉय होता है उसको पेमेंट जो होती है आर्ली, डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे मिलती है, ना कि एक बिजनेस ओनर की तरह की यूजुअली एक कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट फिक्स होता है, उसके बेसिस पे आपको अमाउंट मिलता है। एंगेजमेंट यूजुअली एम्प्लॉयमेंट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे इट मे नॉट बी नेसेसरी। आप अगर मान लीजिए एक काम आपने करा, एक प्रोजेक्ट आपने करा, एक शर्ट स्टिच कराने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो दैट इज द लेंथ, दैट कुड बी द लेंथ ऑफ एंगेजमेंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये एंगेजमेंट बस एक पर्टिकुलर सर्विस या एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए हो। इक्विपमेंट एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है यूजुअली। देखिएगा, हम यहाँ पे थे, या इक्विपमेंट यूजुअली एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है। अगर आप टेलर का एग्जांपल वापस लेंगे, तो जो मशीनरी होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय टेलर। लेकिन मेरे केस में अगर मैंने टेलर को एक शर्ट स्टिच करने को दी है, तो मैं उसको मशीन नहीं दूंगा कि ये तुम मुझसे बनाओ। अगर मुझे अपने एम्प्लॉयज को काम कराना है, तो मैं उनको लैपटॉप देता हूँ, मैं उनको मोबाइल फोन देता हूँ टू गेट द वर्क डन। Personal service. Individual is obliged to work personally and exclusively for employer, cannot hire his or her or their helper.
व्हाट डज दिस मीन? मैंने या टेलर ने एक काम दिया है अपने एक कारीगर को कि ये शर्ट बनाओ। वो आगे डेलीगेट ये नहीं कर सकता कि ओके मैं काम एक और छोटे कारीगर को देता हूँ कि वो बनाएगा शर्ट। तो यूजुअली ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर अपने एक एम्प्लॉय को एक काम दे रहे हो तो एम्प्लॉय यूजुअली वो वर्क खुद करता है। लेकिन क्लाइंट और बिजनेस रिलेशनशिप में हो सकता है कि क्लाइंट ने आपको काम दिया, आपने आगे अपने एम्प्लॉय को डेलीगेट कर दिया। जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो एम्प्लॉयर के काम का पार्ट एंड पार्सल है, यानी कि उसी के लिए काम कर रहा है और कोई अलग से काम नहीं कर रहा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। बट एट ऑन द अदर साइड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कैन वर्क फॉर not only for his or our own that business, can work for another work also, और कोई और बिजनेस भी साथ में करा जा सकता है। फाइनेंशियल रिस्क जो होता है नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट में, फाइनेंशियल रिस्क जो है वो मिसिंग होता है। आप देखेंगे कि सारा रिस्क जो होगा और रिवॉर्ड जो होगा एम्प्लॉय का नहीं रहता, एम्प्लॉयर का रहता है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो रिस्क होता है मेनली वो आपका बिजनेस ओनर का रहता है। साउंड मैनेजमेंट, कि अगर एक एम्प्लॉय है उसको अच्छा मैनेज करने से उसके वो उसको फायदा नहीं होगा, ज्यादा बिजनेस को फायदा हो सकता है, ऐसे ही नुकसान भी हो सकता है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ने गलती करी, वो नुकसान जो है एम्प्लॉयर बेयर करता है। ऐसे ही कोई फायदा कराया, मान लो एक एम्प्लॉय की वजह से आपकी सेल्स 4 टाइम्स हो गई, तो फायदा भी आपका, एम्प्लॉय की वजह से आपकी सेल्स हाफ रह गई तो वो नुकसान भी आपका, आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉय का नुकसान नहीं माना जाएगा, एम्प्लॉय की इनकम से डिडक्शन नहीं होती, एम्प्लॉयर का गेन या लॉस माना जाएगा। तो हम जब इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं तो वी आर एबल टू जज वेदर दिस इज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और इट इज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हमें ये क्राइटेरिया देख के हम लोग जज कर पाते हैं। ये क्राइटेरिया सारे आपको देखने हैं, नॉट नेसेसरी। अगर आपको एक सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं और उनमें जो जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो you will be able to know whether this is an employer-employee relationship or whether it is a self-employment। अगर ये employer-employee relationship है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम वहीं पे रुक जाएंगे। Okay, guys. Now let us see how employment income will be calculated. So this is pro forma of employment income. Obviously, all the items cannot come here, so this is not exhaustive. तो हम इसको देखते हैं एक बार। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, आप सैलरी लेंगे विच इज ए बेसिक सैलरी टू स्टार्ट विद। बेसिक सैलरी वो है जो आपके आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन की वजह से जो एक अमाउंट मिलता है वो आपकी बेसिक सैलरी कहलाता है। देन यहाँ पे हम लोग आप कुछ जो हमारे को और इनकम मिल रही हैं जो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड हैं वो इनकम जोड़ेंगे। जैसे एक एम्प्लॉय को बोनस मिल सकता है या कमीशन मिल सकता है, कोई बेनिफिट्स मिल सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड कर रखी है, एम्प्लॉयर ने घर प्रोवाइड कर रखा है, या आपने कोई खर्चे करे एम्प्लॉयर ने वो रीइंबर्स करे हैं। मान लो एम्प्लॉयर ने आपके घर के टेलीफोन बिल वो रीइंबर्स कर रहा है। एम्प्लॉयर आपके जो आप सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं इंस्टीट्यूट को, जैसे आप एसीसीए कर रहे हैं तो एसीसीए मेंबरशिप फीस देते हैं, वो एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर देता है। एम्प्लॉयर ने कोई कैश वाउचर्स दिए हैं आपको, मान लीजिए मील के लिए या कुछ और सामान खरीदने के लिए, तो वो आपके टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिए जाएंगे। उन और उसके बाद एम्प्लॉयर कुछ आपको कुछ डिडक्शंस भी अलाउड हैं जो आप लेस कर सकते हो फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट इनकम। जैसे एक्सपेंसेस incurred wholly exclusively and necessarily for the employer's business, जैसे कि अगर आप मान लो बिजनेस कॉल्स करते हो तो जो बिजनेस कॉल्स पे आपको खर्चा रीइंबर्स करा एम्प्लॉयर ने, सो दैट विल बी डिडक्टेड
एज अलाउंस। तो अगर आपने एम्प्लॉयर के लिए, बिजनेस के लिए कोई काम करा, उसके लिए ट्रैवल करा क्लाइंट के प्लेस पे, तो वो जो खर्चा है वो आपको अलाउड है एज रिडक्शन। आपने कॉल्स करी, वो अलाउड है एज रिडक्शन। आपने कुछ खरीदा एम्प्लॉयर के बिजनेस के लिए, वो अलाउड है एज रिडक्शन। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन से खर्चे एक्सक्लूसिवली और नेसेसरली एम्प्लॉयर के बिजनेस के लिए करे गए हैं, वो आपको अलाउड है। देन एम्प्लॉयर के पेंशन स्कीम में अगर आपने कुछ जमा कराया है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कराया है, तो वो आपको डिडक्शन अलाउड है। ये जस्ट लाइक इंडिया में हम प्रोविडेंट फंड पढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पेंशन स्कीम है। तो अगर आप अपनी सैलरी से कुछ पैसा कटवा के अपनी पेंशन के लिए जमा करा रहे हो एम्प्लॉयर के पास, तो वो जो अमाउंट है आपको डिडक्शन की तरह अलाउड है। अगर आपने प्रोफेशनल बॉडीज को कुछ सब्सक्रिप्शन फीस पे करी है, जैसे अगर हम एसीसीए कर रहे हैं तो हम एसीसीए को मेंबरशिप फीस पे करेंगे। कोई मार्केटिंग में है अगर, तो वो मार्केटिंग का जो इंस्टीट्यूट होगा उसको पे करेगा, एंड सो ऑन। तो ऐसी सब्सक्रिप्शन अगर आपने पे करी है, वो अल्टीमेटली एम्प्लॉयर को बेनिफिट देती है, तो ये आपका डिडक्शन अलाउड होगी। इसके अलावा अगर आपने कुछ सैलरी में से कुछ चैरिटीज को डोनेशन के लिए कुछ पैसा अलग करके रखा है, तो वो भी आपकी सैलरी में से डिडक्शन की तरह अलाउड हो जाता है। इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं बिजनेस के काम के लिए, क्लाइंट्स के काम के लिए, तो वो आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको अलाउड हो जाते हैं। रीलोकेशन अगर आप करते हैं तो उसका खर्चा अलाउड हो जाता है। अगर आप अपनी कार यूज कर रहे हैं बिजनेस ट्रैवल के लिए, तो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से अमाउंट मिलता है, उसकी हम टैक्सेबिलिटी पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ अप्रूव कर रखा है लिमिट, इतने तक आपका ये खर्चा अलाउड होगा। उससे ऊपर अगर करा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उससे कम होगा तो आपको बैलेंस की डिडक्शन मिल जाएगी। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में थ्रू एग्जाम्पल्स। तो this will constitute your employment income, and this will be used while calculating your taxable income and tax liability. चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ असेसमेंट, यानी कि आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कब। तो देखते हैं असेसेबल अर्निंग्स। All directors and employees are assessed on the amount of earning received in tax year. तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट टैक्सेबल होगा वो रिसीट बेसिस पे होगा, यानी कि अगर आपके साल में मिल गया है वो अमाउंट तो वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसके आगे एक कैच है। अर्निंग इंक्लूड नॉट ओनली कैश वेजेस और सैलरी, बट ऑल्सो बोनसेस, कमीशंस, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स मेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। तो आपको पहले लिखा है अर्निंग रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होंगी, और साथ में अर्निंग्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, नॉट ओनली वेजेस एंड सैलरी, बट अगर आपको बोनस मिला, मान लो आपको क्रिसमस के लिए बोनस मिला, या इंडिया में अगर हम हैं तो दिवाली के लिए बोनस मिला, आपको सेल्स पे कुछ कमीशन मिला, आपको अलाउंसेस मिले, यानी कि कुछ खर्चा करने के लिए आपको अमाउंट मिला, और जैसे एक फिक्स अमाउंट दिया एम्प्लॉयर ने यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, या चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, या महंगाई को मीट करने के लिए, या घर को लेने के लिए किराए पे, तो ये आपके अलाउंसेस कहलाते हैं। और या फिर बेनिफिट्स दिए एम्प्लॉयर ने, गाड़ी आपको दे दी एम्प्लॉयर ने, उसका फ्यूल आपको दे दिया एम्प्लॉयर ने, रहने के लिए घर ही दे दिया, तो ये बेनिफिट्स जो होंगे वो उनकी वैल्यू पे निकाली जाएगी। उसके बाद आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी। ये कब माना जाता है कि आपकी अर्निंग रिसीव हो गई है। एक तो आप देखेंगे डेट ऑफ रिसीट इज नॉट सिंपली जिस दिन पेमेंट मिली, ये अर्लियर है इन दो डेट्स में से, यानी कि एक तो एक्चुअल पेमेंट डेट और बिकमिंग एंटाइटल्ड टू सच ए पेमेंट। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सैलरी टॉपिक में डेट ऑफ रिसीट इज अर्लियर ऑफ एक्चुअल रिसीट और ड्यू, जो भी पहले हो गया। अगर मान लीजिए एक इनकम आपकी 31st मार्च को ड्यू हो गई, वो मिली आपको फिफ्थ, वो मिली आपको 15th अप्रैल को, तो आप देखेंगे
तो आपका डेट ऑफ रिसीट जो है वो एक्चुअल रिसीट नहीं है, दैट इज अर्लियर ऑफ द पेमेंट इज ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। जैसे अगर ड्यू हुआ, अगर मान लीजिए 31 मार्च को और मिला 15 अप्रैल को, तो हम 31 मार्च को ही इसको रिसीव मान लेंगे। तो ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। डायरेक्टर्स के केस में उनको अर्निंग अर्लीस्ट ऑफ 4 डेट्स में मानी जाएगी, बिकॉज दे हैव पावर टू कंट्रोल मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन। तो उनके पास पावर होती है, इसलिए उनके केस में गवर्नमेंट थोड़ा सा और सतर्क रहती है। तो उनके केस में जो डेट ऑफ रिसीट है, चार्ट ऊपर वाली जो दो, दैट इज एक्चुअल पेमेंट, बिकमिंग एंटाइटल्ड टू सच पेमेंट। यहाँ पे अगला, व्हेन सम ऑन अकाउंट ऑफ अर्निंग आर क्रेडिटेड इन द कंपनीज अकाउंट, यानी कि जब कंपनी ने एंट्री पास करी कि सैलरी हमारी चली गई है, सैलरी हमारी देनी है, एक्रू कर दी, तो वो वाली डेट। और जब अर्निंग आपकी पहली बार डिटरमिन्ड हुई कि कितनी अर्निंग बन रही है, बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ अकाउंट अगर डिटरमिन हुई, तो एंड ऑफ दैट पीरियड पे आपका काउंट होगा। और आफ्टर एंड ऑफ ए पीरियड पे अगर हुआ, तो डेट द अर्निंग्स आर डिटरमिन्ड। ये सब हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे आगे। तो आप देखेंगे, इनको हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट एम्प्लॉयज के केस में कैसे होगा। और अगर डायरेक्टर एम्प्लॉयज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक पर्सन जो डायरेक्टर है, उसके लिए earliest of the 4 dates will apply for calculating the date of receipt. नेक्स्ट है डिडक्टिबिलिटी ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। एक्सपेंडिचर सिर्फ तभी डिडक्टेबल होगा एम्प्लॉयमेंट इनकम से, जब पूरी तरह से और नेसेसरी एम्प्लॉयर की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अगर खर्चा करा गया है। Expenditure is only deductible if it is incurred wholly, exclusively, and necessarily in the performance of duties. But there is no deduction for expenditure incurred beforehand to gain the requisite knowledge or experience to do the work. जैसे कि अगर एक टीचर पढ़ाने के लिए पहले कोई क्लासेस अटेंड करता है, उसकी फीस जो है एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो खर्चा अलाउड नहीं है। बिकॉज ये नॉलेज टीचर के पास पहले ही होनी चाहिए कि उसको पढ़ाना कैसे है। उसके लिए अगर उसको पहले क्लासेस अटेंड करनी है, एक्सपीरियंस लेना है पढ़ाने का, दैट expenditure, if he incurs, he takes coaching first and then he teaches in the school or college or institution, then that is not allowed as deduction, because that is not wholly in the performance of duties. Necessarily, it must be an inherent requirement of job, not something imposed by employee circumstances. जैसे कि एक एम्प्लॉय जो गोल्फ क्लब ज्वाइन करता है क्लाइंट्स को मिलने के लिए, उसकी जो मेंबरशिप की कॉस्ट होगी वो डिडक्शन नहीं मिल सकती, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं थी जॉब के लिए। आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप गोल्फ क्लब ज्वाइन करो। क्लियर? इसीलिए ये बेनिफिट अलाउड नहीं होगा। इसमें पर्सनल फेवर आता है बेसिकली, कि एम्प्लॉय ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ज्वाइन करा है, लेकिन दिखाया जा रहा है एज बिजनेस एक्सपेंस, तो इट कुड बी देयर। तो वहां पे आपको ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। To be necessary expenditure, each and every person undertaking the duties would have to incur it. तो अगर ये नेसेसरी होता, तो हर एक पर्सन जो भी काम कर रहा है उसको ये बेनिफिट मिलता है। इसलिए हम देखेंगे, अगर ये बेनिफिट यूनिफॉर्मली प्रोवाइड किया जाता टू ऑल द एम्प्लॉयज कि वो गोल्फ क्लब खेल सकते हैं या जिम ज्वाइन कर सकते हैं, सो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती और ये आपको खर्चा अलाउड हो जाता। Wholly and exclusively, to be deemed wholly and exclusively incurred, such expenditure must be made with the sole objective of performing the duties of employment. अगर आपने कोई खर्चा होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के पर्पस के लिए ही करा है, तो आपका ये खर्चा अलाउड है। जैसे आपने बिजनेस ट्रैवल करा क्लाइंट के ऑफिस में, तो ये पूरी तरह से होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के
पर्पस के लिए करा गया है, इसलिए वो अलाउड है। लेकिन अगर आपने पर्सनल ट्रैवल भी मिक्स कर दिया उसमें, कि आप एक क्लाइंट ऑफिस गए और साथ में फैमिली को भी ले गए, और उसके साथ फैमिली का जो खर्चा हो वो भी आपने ऑफिस के खर्चे में डाल दिया, सो दैट विल नॉट बी अलाउड, बिकॉज दैट इज नॉट wholly and exclusively for the performance of duties of employment. देखो नेक्स्ट है कि कौन कौन से खर्चे आपको अलाउड हैं डिडक्शन की तरह। डिडक्शन फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेसिफिकली परमिटेड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब लॉ, कि आपको कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं लॉ के द्वारा। पहला है जैसे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम्स विद इन सर्टेन लिमिट। ये लिमिट हमने पढ़नी है एक सेपरेट चैप्टर में, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करा पेंशन स्कीम के लिए, एम्प्लॉयर की पेंशन स्कीम के लिए, तो वो खर्चा अलाउड होगा एक सर्टेन लिमिट तक। वो लिमिट हम पढ़ेंगे। अभी आप इस चैप्टर के लिए मानिए कि जितना आप पे करेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, वो आपको खर्चा लेस कर दिया जाएगा। ऐसे ही फीस एंड सब्सक्रिप्शन टू प्रोफेशनल बॉडीज एंड लर्नेड सोसाइटीज provided that recipient is approved by for this purpose by HMRC and its activities are relevant to individuals employment। तो अगर आप कोई फीस पे कर रहे हैं, अगर आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं और आप ACCA हैं, तो ACCA को जो आप फीस पे कर रहे हैं दैट विल बी अलाउड एज रिडक्शन, क्योंकि HMRC ने अप्रूव कर रखा है ACCA को, प्लस आपकी जो एक्टिविटीज हैं आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, यानी कि आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हो और ACCA बॉडी को पे कर रहे हो। ऐसे ही मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे इंश्योरेंस के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट है और आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, तो वो खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा एज रिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम। अगर आपने अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट डोनेट करने के लिए दे दिया है चैरिटीज को, तो दैट विल आल्सो बी अलाउड एज रिडक्शन। उसको पेरोल डिडक्शन स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो अगर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल एंड अदर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस इज डिडक्टेबल टू द एक्सटेंड दैट इट कंप्लाइज विद वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स, तो अगर आपने बिजनेस ट्रैवल के लिए खर्चा करा है या और भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस करे हैं, तो ये अगर रूल्स के अंदर अलाउड है देन इट विल बी अलाउड एज रिडक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे वो रूल्स अभी। Capital allowances are available for plant and machinery necessarily provided by an employee for use in employment duty। अगर कोई मशीनरी एम्प्लॉय यूज कर रहा है एम्प्लॉयर के काम के लिए, तो उस पर आपको कैपिटल अलाउंसेस या फिर डेप्रिसिएशन आप बोल सकते हैं बहुत सिंपल शब्दों में, वो आपको अलाउड होगा। Capital allowances are available where an employee uses his, her or their own computer for business use। अगर मान लो मेरा एक एम्प्लॉय अपना लैपटॉप यूज कर रहा है मेरे काम के लिए, तो उसके लिए उसको कैपिटल अलाउंस या डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। तो जितना वो बिजनेस यूज करेगा उतने प्रपोर्शन के लिए, सपोज वो 60% जो है लैपटॉप का बिजनेस के लिए यूज करता है और 40% जो है वो आपका पर्सनल काम के लिए यूज करता है, तो सिर्फ आपको टोटल कैपिटल अलाउंस जो अलाउड होगा वो 60% ऑफ द टोटल अलाउंस होगा। पेरोल डिडक्शन स्कीम मैंने अभी ब्रीफली डिस्कस करा। अंडर द पेरोल डिडक्शन स्कीम एन एम्प्लॉय ऑथराइजेज his, her or their employer to make deduction from employee's salary and pay the amounts over to specified charities। अगर आपने बोला कि 500 पाउंड मेरी सैलरी से हर महीने डिडक्ट होता रहे और वो चैरिटी को, स्पेसिफाइड चैरिटीज जो अप्रूव्ड होंगी बाय HMRC, अगर उनको जमा होता रहे, तो आप ये आपका काम हो सकता है, तो ये डिडक्शन आपको अलाउड होगी फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट इनकम। देर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ डोनेशन जो आप पेरोल डिडक्शन स्कीम में कर सकते हो। तो आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। डोनेशंस आर डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज ग्रॉस पे बिफोर टैक्स, दैट इज PAYE इज अप्लाइड टू द टैक्सेबल पे। यानी कि PAYE की कैलकुलेशन करने से पहले आप ये डोनेशन जो है आप लेस कर सकते हो अपनी इनकम में से, सो दैट आप नेट इनकम पे अपना PAYE निकालिए और टैक्स पे करिए।
Travel expenditure may be deducted only where they are incurred necessarily in the performance of duties of employment. जैसे आपने अगर क्लाइंट ऑफिस गए तो उसके लिए अगर आपका जो ट्रैवल का खर्चा हो वो आपको अलाउड है, आर एट्रीब्यूटेबल टू द नेसेसरी अटेंडेंस एट एनी प्लेस बाय एम्प्लॉय इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज। तो अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए आपको कहीं ज़रूरी अटेंडेंस होना आपकी ज़रूरी है तो वहाँ पे अलाउड होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एक यूनिवर्सिटी जाना है, मान लीजिए मैं एक एजुकेटर हूँ, मुझे एक यूनिवर्सिटी जाना है सेशन लेने के लिए, अवेयरनेस सेशन लेने के लिए, एक स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो वहाँ पे सेशन लेने के लिए जो मेरा ट्रैवल का खर्चा होगा दैट विल बी अलाउड टू मी एज रिडक्शन। Relief is not given for the cost of journeys that are ordinary commuting or for the cost of private travel. ऑर्डिनरी कम्यूटिंग हुआ जैसे आप घर से ऑफिस आने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए जो आपका ट्रैवल का खर्चा होता है वो अलाउड नहीं है। प्राइवेट ट्रैवल करा अगर आपने, उसके लिए जो खर्चा करा वो आपको अलाउड नहीं है, वो आपका पर्सनल खर्चा है, दैट इज नॉट अलाउड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। रीइंबर्समेंट ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर आपके कुछ खर्चे रीइंबर्स कर रहा है तो वो आपके हाथों में टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। वेयर एन एम्प्लॉय इज रीइंबर्स एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, तो यूजुअली हम उसको टैक्सेबल इनकम मानेंगे, लेकिन एग्जेम्पशन अप्लाई होगी वेयर एम्प्लॉय वुड बी एबल टू क्लेम ए टैक्स रिडक्शन फॉर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस अंडर द रूल सेट आउट। यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर एम्प्लॉय को कोई भी खर्चे के लिए रिइंबर्समेंट मिली तो वो उसकी इनकम मान लेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय ने एसीसीए का सब्सक्रिप्शन फीस पे करा और एम्प्लॉयर ने वो उसको रिइंबर्स कर दिया, तो एम्प्लॉयर ने अगर रिइंबर्स करा तो उसको आप इनकम मानिए एम्प्लॉय की। लेकिन अगर वो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस माना गया है तो एम्प्लॉय को उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 300 पाउंड पे करे सब्सक्रिप्शन, तो 300 पाउंड आपकी इनकम में पहले जोड़ दिया जाएगा और फिर 300 पाउंड ही आपको डिडक्शन अलाउड होगी, क्योंकि ये आपके काम के लिए जरूरी है और एम्प्लॉयर का बेनिफिट होता है इससे। एक्सपेंसेस पार्टली अलाउबल एंड पार्टली डिसअलाउबल, जहाँ पे एक एक्सपेंस पार्टली अलाउबल है और पार्टली डिसअलाउबल है तो एग्जेम्पशन कैन बी अप्लाइड टू अलाउबल पार्ट। यानी कि जैसे अगर एक एम्प्लॉयर ने टेलीफोन का खर्चा आपका उठाया, तो घर पे जो टेलीफोन लगा हुआ है उसमें तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक तो उसका रेंटल होगा बेसिक, एक उसका प्राइवेट कॉल्स का खर्चा होगा, एक बिजनेस कॉल। अगर एम्प्लॉयर पूरा आपको रीइंबर्स कर दिया लेकिन अ, उसमें से जो बिजनेस के लिए है वो सिर्फ आपका जो पार्ट है वो आपको डिडक्शन मिलेगी, बाकी अमाउंट जो है टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज एम्प्लॉयर ने 1000 पाउंड अगर वो खर्चा करा साल का और उसमें से सिर्फ 400 ही बिजनेस का है, तो आपकी इनकम में 1000 जोड़ा जाएगा और आपको इनकम में से 400 अलाउड किया जाएगा, लेस किया जाएगा, बाकी 600 आपकी इनकम में जुड़ा रहेगा। Reimbursed expenses which are not exempt must be reported to HMRC using a Form P11D and included on employees tax return। तो जो reimbursed expenses जैसे मैंने अभी बताया कि जो exempt नहीं है पोर्शन, जैसे अभी 1000 में से 400 exempt था और क्योंकि वो बिजनेस के लिए कर रहा था, बाकी 600 जो बचा एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना होगा एचएमआरसी को एक फॉर्म P11D। ये फॉर्म P11D है जो एम्प्लॉयर को भरना होता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, मेंशन करते हुए कि जो जो बेनिफिट आपके टैक्सेबल हैं वो वाले बेनिफिट्स का सारा डिटेल आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये अभी हमें नहीं भरना, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेनिफिट्स का वैल्यूएशन करके आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। चलिए लेट्स डू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद illustration 1। Okay, see, the requirement, we'll start with the requirement.
State the tax position of the reimbursed expenses and explain how they should be treated by Dale Limited and other. चलिए, तो Ada is a marketing manager as is employed by Dale Limited. During the tax year 23-24, she incurred the following expenses in connection with her employment, all of which were reimbursed by Dale Limited. So you can see uh, home phone, line rental 100, business calls 85, subscription to local gym 1200, subscription to Chartered Institute of Marketing 600, train fares to attend meeting at client premises 500, state the tax position of the reimbursed expenses and explain how they should be treated by Dale Limited and other. So guys, let's see Dan, how we will do this. So illustration 1, other. We have to tell the tax position of the reimbursed expenses. Okay guys, see, so we will take particulars, that is telling us that what type of amount expense it is. Next is amount and next is remarks. So let us start with home phone line rental. Amount is in pound. So GBP Great Britain pound. Line rental is 100. So home phone line rental will be taxable as not incurred wholly and exclusively for business of employer's business. Why so? See, if there is a phone in the employee's home, अगर एम्प्लॉय के घर पे ऑलरेडी फोन है, ठीक है, और उसका वो प्राइवेट जो कॉल्स का बिल और उसका लाइन रेंटल भी एक रहता है, प्राइवेट कॉल्स का भी बिल रहता है और ऑफिशियल कॉल्स का भी बिल रहता है, तो हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। जो ऑफिशियल कॉल्स का बिल है, सिर्फ वो अगर एम्प्लॉयर रिइम्बर्स करता है वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन लाइन रेंटल या फिर प्राइवेट कॉल्स अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो इट शुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, बिकॉज ये एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहे हैं। ये बेनिफिट बिजनेस के लिए नहीं करेगा, ये खर्चा जो है बिजनेस के लिए नहीं यूज हो रहा पूरी तरह से, सो इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर दूसरा हम लोग खर्चा देखें, होम फोन्स बिजनेस कॉल्स, तो होम फोन्स बिजनेस को कॉल्स ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। रीजन कि ये होली बिजनेस के लिए करा गया है, नॉट टैक्सेबल एज होली एज incurred wholly and exclusively for employers business. Next is subscription to local gym. Subscription to local gym of 1200 will be taxable. Why it will be taxable? As again not incurred wholly and exclusively for employer business, ना ही इसका कोई बिजनेस से कनेक्शन है। अगर ये बेनिफिट सबको जनरली मिल रहा होता सारे एम्प्लॉयज को, तो आप इसको नॉन टैक्सेबल बोलते, लेकिन अगर ये सबको नहीं मिला, ये पिक एंड चूज हुआ है, तो ये आपके हाथों में टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होगा। सब्सक्रिप्शन टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, ये आपका नहीं टैक्सेबल होगा एज incurred wholly and exclusively
फॉर एम्प्लॉयर्स बिजनेस। कैसे? देखिए, जो अदा है वो मार्केटिंग मैनेजर है और उसने मान लीजिए कोर्स कराया था चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग से। अब ये उसका एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उसकी और नॉलेज बढ़ाए रखने के लिए उस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो ये कनेक्टेड है एम्प्लॉयर के काम के लिए कि इससे एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलेगा, और ये अप्रूव्ड भी है एचएमआरसी से, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके लिए जो आपने सब्सक्रिप्शन फीस रीइंबर्स करी है वो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगी। ट्रेन फेयर्स टू अटेंड मीटिंग एट क्लाइंट प्रीमाइसेस। ट्रेन फेयर्स टू अटेंड मीटिंग एट क्लाइंट्स प्रीमाइसेस। तो जो आप ट्रेन फेयर्स इंकर कर रहे हो अटेंड करने के लिए मीटिंग एट क्लाइंट प्रीमाइसेस, वो आपका नॉट टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो भी होली एंड एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयर के बिजनेस के लिए करा गया है। क्लियर? तो नॉट टैक्सेबल एज इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयर्स बिजनेस, कि आप क्लाइंट के प्रीमाइसेस पे जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, उसके लिए जो खर्चा हुआ वो प्योरली बिजनेस के पर्पस के लिए करा गया, इसलिए वो नॉन टैक्सेबल। तो अदा के पर्सपेक्टिव से आपने ये बताई टैक्स पोजीशन। अब हम अगर टैक्स पोजीशन रीइंबर्स एक्सपेंसेस की डेल लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से देखें, तो डेल लिमिटेड पर्सपेक्टिव देखिए, नॉन टैक्सेबल जो है, नॉन टैक्सेबल एक्सपेंसेस, तो इनके बारे में कुछ नहीं करना। डे लिमिटेड डज नॉट नीड टू रिपोर्ट दीज एनीवेयर इन द एनीवेयर टू एचएमआरसी। ये वाले नहीं करने हैं। लेकिन जो टैक्सेबल एक्सपेंसेस हैं, डे लिमिटेड टू रिपोर्ट दीज इन ए फॉर्म called Form P11D, filed for each employee separately. सो ये करना पड़ेगा। जो आपके टैक्सेबल एक्सपेंसेस हैं, जैसे यहाँ पे होम फोन लाइन रेंटल और सब्सक्रिप्शन टू लोकल जिम, तो इनके लिए आपको P11D फॉर्म में डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, एंड दैट्स इट। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 1 का आंसर कंप्लीट करता है। लेट्स मूव ऑन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस पेमेंट। तो पहले समझ लेते हैं इसमें है क्या। बेसिकली एम्प्लॉय जो है ना, वो अपनी गाड़ी यूज़ करता है अगर बिजनेस के पर्पस के लिए, यानी कि क्लाइंट ऑफिस जाने के लिए और मीटिंग्स करने के लिए, तो उसको एक अलाउंस उसका एम्प्लॉयर दे सकता है। उसको अप्रूव्ड, उसको माइलेज अलाउंस बोल सकते हैं। और एक लिमिट हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है कि कितना अमाउंट तक जो है आपका अलाउबल है एज डिडक्शन। तो देखिए, ये रूल जो है, पहले 10,000 माइल्स तक अगर एम्प्लॉय ने ड्राइव करा है क्लाइंट मीटिंग्स के लिए, बिजनेस के काम के लिए, तो 45 पेंस पर माइल जो है वो आपको अलाउबल है। अगर उसके ऊपर जितना होगा 10,000 माइल्स के ऊपर, तो उस पर 25 पेंस पर माइल इज अलाउड। तो अगर 12,000 माइल्स चलाया है तो 10,000 पे 45 पेंस, एंड अगले 2,000 पे 25 पेंस आपको अलाउड होगा। उसके लिए आपको कोई डिटेल्स करने की, सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्स आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइलेज अलाउंस जो एम्प्लॉयर ने पे करा वो बराबर है जो एचएमआरसी अलाउ करता है, तो आपके केस में कोई टैक्सेबल बेनिफिट अराइज नहीं होगा। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने दिया आपको से 2,000
और जो हमने इसके थ्रू निकाला वो भी 2000 आया, तो आपको कुछ भी आपको आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने 3000 दिया और 2000 आपका HMRC ने अलाउ करना है, तो 1000 विल बी एडेड टू योर इनकम। अगर आपको 1000 मिला और 2000 अलाउड है, तो आपको 1000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा है, वेयर पेमेंट्स मेड टू द एम्प्लॉय, सेकेंड बुलेट में, अगर ग्रेटर देन AMAP, तो excess will be assessed as an benefit for the employee. थर्ड बुलेट, जहां पे पेमेंट एम्प्लॉय को जो करी गई है इज लेस देन AMAP, दैट इज अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस पेमेंट, तो डिफरेंस विल बी अलाउएबल डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो लेट अस डू क्वेश्चन ऑन दिस। इलस्ट्रेशन 2 देखिए एक बार। अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस पेमेंट, an employee uses her own car for business travel. During the tax year 23-24, she drove 13,000 miles on business. Her employer paid her 30 pence per mile. Calculate the expense claim for the tax year 23-24 that can be made to reduce taxable employment income. Okay, guys. Now see, amount amount received from employer. See, amount received from employer is 13,000 13,000 miles into 0.30 per mile. These all amount are in pound, right? So amount received from employer is 39. AMAP, approved mileage allowance payment. Fine. So first 10,000 miles, it is 10,000 into 0.45. Balance the next 3,000 miles, it is 3000 into point 3000 into point, how much will be 25. So 4500 plus 750, 5250. So total allowable amount was 5250 and amount received from employer is 3900. So remaining amount, that is you have received less, so allowable expense will be, suppose I give this name A and here I give this B. So allowable expense will be B minus A. So 5250 minus 3900, so 1350 will be allowable expense. So amount received from employer is 3900. First 10,000 miles 4500, balance 3000 miles 750. Total allowable amount is 5250. And so 3900 we already received, 5250 is allowed, 1350 will be allowed more to you during tax year 23-24. Now let us see the next question. It is similar. Chris, TYU1. Christos has traveled 12,000 business miles in the tax year 23-24 in his own car. His employer pays him 42 pence per mile for each business mile. Calculate how much of the mileage allowance is taxable. B. Explain how your answer would differ if Christos' employer paid 35 pence per mile. So TYU1. So let us see. Say we do A part first and then B part.
Amount is in pounds. Okay, guys. So amount received from employer. Let's do A part first. So, employee has traveled 12,000 business miles into 4.42 years got for every mile. So this is basically A. Then approved mileage allowance payment, which is your first 10,000 miles, it is 10,000 into 0.45. Then next 2,000 miles, it is 2,000 into 0.25. So total is 4,500 plus 500, 5,000. So total allowable amount is 5,000. But you have been given more than this. So remaining will be taxable amount, A minus B. So that will be 5,040 you have got, but allowed is 5,000. So remaining 40 should be taxable in employee's hands. Now, if B part we see, instead of 42 pence, अब आपको सिर्फ 35 पेंस ही मिल रहे हैं. So 35 pence अगर मिल रहे हैं, so then it will be 12,000 into 0.35 will be the amount received. This will not change. First 10,000 miles 45 pence, next 2,000 miles 5.25, so 5,000 total. So here it will be not taxable amount, it will be allowable expense. So allowable expense will be B minus A. So it will be 5,000 is allowed, 4,200 you have got. So 800 deduction more you can take from your employment income. So this completes our TYU 1. Let's do one more question, test your understanding too. तो देखिए इसमें क्या करना है. If you see the requirement, then it is compute Underwood's assessable income from employment for the tax year 23-24. आइए पढ़ते हैं इसको beginning से. Underwood is employed as an insurance salesman on a monthly salary of £950. In addition to his basic salary, he receives a bonus that is paid in May each year and relates to sales he achieved in the year to the previous 31st October. His bonuses are as follows. Bonus for the year to 31st October 2021 paid during May 22, 1920. So 31st October 22 paid during May 23, 1260. 31st October 2023 paid during May 24, 2700. Underwood made the following payments in respect of his employment in the tax year 23-24. Contribution to Occupational Pension Scheme 342, subscription to Chartered Insurance Institute 100, payroll deduction scheme in favor of Oxfam 200, compute Underwood's assessable income from employment for the tax year 23-24. Let's answer this question. TYU2 Underwood. Computation of employment income for tax year 23-24. Particulars. And now next is amount. Amount is in pounds. Okay, guys. Now see what all things are there. First of all, monthly salary or basic salary. So 950 pound per month. So for 12 months, it will be 11,004. Next is your bonus. Bonus, if we see, bonus is different from all other type of salary income. Bonus is taxable on receipt basis. That is, when we receive,
then it will become taxable. If in our year we have received something, only that will become taxable. So you can see bonus although pertains to October 22, but we received in our year, that is May 23. Our year starts from 6 April 23 and ends on 5th April 2024. तो उस दौरान ये पड़ रहा है मई 2023, तो इसलिए ये आपको टैक्सेबल होगा ये वाला. तो बोनस रिसीव्ड इन मई 2023, तो इस पे नॉर्मल रूल अप्लाई नहीं होता, दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर. बोनस के केस में इट विल बी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस. तो 1260 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा. उसके बाद आप देखिए आपने कुछ पेमेंट करी है एम्प्लॉय ने, तो उनकी क्या डिडक्शन मिल सकती है. लेट अस सी डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस. तो कुछ एक्सपेंसेस करे हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से अलाउड हैं. पहला एक्सपेंस जो एम्प्लॉय ने करा है, कंट्रीब्यूशन टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम. तो ये खर्चा अगर हमने ऊपर अभी पढ़ा था, तो कंट्रीब्यूशन टू ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉयर्स ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम अगर ये करा है हमने, तो ये आपको खर्चा अलाउड हो जाएगा 342. नेक्स्ट जो है आपका है contribution subscription to chartered insurance institute. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो पर्सन है यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, इज एन इंश्योरेंस सेल्समैन. तो हो सकता है उसको अपनी नॉलेज अपडेट करते रहनी हो और उसको ये सब्सक्रिप्शन फीस अपने इंस्टीट्यूट को पे करनी हो, तो ये भी एम्प्लॉयर को हेल्प करेगा, ये बेनिफिट करेगा उसकी नॉलेज. तो ये खर्चा आपका अलाउड होगा. हम एज्यूम कर रहे हैं ये चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है HMRC से, तो ये डिडक्शन भी आपको अलाउड होगी. इनकी रीइंबर्समेंट नहीं मिली है, इसलिए एम्प्लॉय ने खर्चा करा है अपनी पॉकेट से, तो इसलिए बस आपको अलाउंस लेना है. अगर एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर देता है ये खर्चे, तो ये खर्चे आपकी इनकम में ऐड नहीं होते. नेक्स्ट है पेरोल डिडक्शन स्कीम इन फेवर ऑफ ऑक्सफैम. पेरोल डिडक्शन स्कीम का मतलब है बेसिकली एम्प्लॉय ने डोनेट करने के लिए कुछ पैसा स्पेसिफिक चैरिटी, जैसे यहाँ पे ऑक्सफैम है, तो कुछ पैसा अलग करके रख दिया कि एम्प्लॉयर को बोला कि आप हर महीने सैलरी से ये डिडक्शन करते जाना. तो ये खर्चा जो ये आप डोनेशन जो दे रहे हैं, दैट इज अलाउड एज डिडक्शन. तो ये आपका तीनों चीजें अलाउड है. और आप अब इनको अगर देखेंगे, टोटल जो है आपका ये, इनको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल बी एम्प्लॉयमेंट इनकम. एम्प्लॉयमेंट इनकम बेसिकली आपकी जो हो जाएगी सैलरी प्लस बोनस माइनस टोटल ऑफ दीज थ्री थिंग्स. सो 12018 आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है. ये आपके टैक्सेबल इनकम में, नॉन सेविंग इनकम में जोड़ दी जाएगी 12018. तो वी टुक सैलरी, bonus we took it on taxable basis. Expenses, if we have paid any, so we need to see whether those were for the business, those are allowable expenses or not. So contribution to occupational pension scheme is allowable. Subscription to Chartered Insurance Institute is allowable. Payroll deduction scheme is allowable. Employment income 12018 is your taxable employment income. So I hope you have understood. Now let's move on to few more things. Yeah, let's start now. This employment benefits. Okay, the term earning within the scope of income tax also covers benefit received by employee. We discuss. अगर एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर दे रहा है, या प्राइवेट यूज के लिए गाड़ी दे रहा है, या आपको एक जिम की फैसिलिटी दे रहा है, तो या आपको कोई एसेट यूज करने के लिए दे रहा है, तो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग कैसे टैक्सेबिलिटी निकालेंगे. तो कुछ बेनिफिट्स तो एग्जेम्प्ट है टैक्स से. और अगर
जो टैक्सेबल हैं बेनिफिट उनका भी आपको जो एग्जेम्प्ट है उनकी एक लिस्ट दे रखी है, वो हम लोग एक बार क्विकली देख लेंगे। और जो बाकी बचते हैं वो टैक्सेबल होंगे। और सब पे एक रूल कॉमन है जो भी आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स होंगे, कि अगर एम्प्लॉय ने कुछ पैसे दिए हैं उस बेनिफिट को लेने के लिए एम्प्लॉयर को, तो वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए बेनिफिट 10,000 का और एम्प्लॉय ने 1,000 पे करा है उस बेनिफिट के लिए, तो 9,000 ओनली विल बी एडेड टू एम्प्लॉयज टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम। और अगला है एक और बेनिफिट के लिए, टाइम अपॉर्चुनिटी इफ इट वाज ओनली अवेलेबल फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अगर मान लीजिए घर आपको पूरे साल के लिए अलाउ गिवन था, तो घर का पूरे साल का बेनिफिट निकालेंगे। लेकिन अगर घर सिर्फ 8 महीने के लिए अवेलेबल था, तो जो बेनिफिट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस फॉर 8 मंथ्स ओनली। सपोज बेनिफिट था 12,000 और फॉर द ईयर, तो आप पहले पूरे साल का निकालिए, और फिर उसके बाद अगर 8 महीने के लिए बेनिफिट आपको मिला आपके साल में, तो 12,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 8 विल बी द आंसर। बेनिफिट्स, एग्जाम्प्ट बेनिफिट्स की एक लिस्ट है जो हम लोग देखेंगे क्विकली। और उसके अलावा जो है आपका फिर हम लोग देखेंगे कि जनरल रूल है उन पे, और कुछ पे स्पेशल रूल्स हैं। जहाँ पे स्पेशल रूल्स अप्लाई होंगे वहाँ पे हम जनरल रूल नहीं अप्लाई करेंगे। जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई होते हैं तो वहाँ पे जनरल प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। इसको हम समझेंगे डिटेल में। अगला है टैक्सेबल बेनिफिट, क्या उनकी वैल्यू होगी। कुछ के ऊपर स्पेशल रूल्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे वाउचर, लिविंग अकोमोडेशन, कार्स, प्राइवेट फ्यूल, वैन्स, बेनिफिशियल लोन, यूज एंड गिफ्ट ऑफ एसेट, लिविंग अकोमोडेशन एक्सपेंसेस। उसके अलावा जो बाकी बेनिफिट होंगे उन पे जनरल रूल अप्लाई होगा। उनका टैक्सेबल बेनिफिट जो एम्प्लॉयर को मार्जिनल कॉस्ट पड़ी है उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने की, वो। जैसे अगर मान लीजिए मैं अपने एक एम्प्लॉय को बोलता हूँ कि मैं आपको एसी से कराता हूँ। अगर मैं किसी से 1 लाख रुपए फीस ले रहा हूँ एसी से कराने की, तो और मैं अपने एम्प्लॉय से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, और मैंने कहा एम्प्लॉय को लेकिन आपके एसी से की जो फीस होगी वो भी मैं पे करूंगा, तो मुझे अपनी कॉस्ट जो मैं ले रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेनी है, क्योंकि वो मेरी जेब से नहीं जा रहा है। लेकिन जो मैं एसीसीए बॉडी को पे करूंगा वो मेरी जेब से एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, मेरे स्टूडेंट के लिए सपोज कॉस्ट पड़ती है इससे करने के 3 लाख, लेकिन 1 लाख तो मेरी फीस है, और बाकी जो अमाउंट है वो एसीसी की फीस है। तो जो एसीसी की फीस है वो मेरी जेब से जाएगी, तो दैट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर फ्रॉम माय साइड। क्लियर। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लीजिए आप पीवीआर के एम्प्लॉय हैं, तो पीवीआर अगर आपको मूवी टिकट्स देता है और फूड भी देता है, तो पीवीआर की मूवी टिकट्स की कॉस्ट सपोज मार्जिनल कॉस्ट 0 है, क्योंकि हॉल मान लीजिए वो उस दिन देते हैं जहाँ पे हॉल अवेलेबल है, सीट्स अवेलेबल है वहाँ पे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 है। और जो फूड की एक्चुअल कॉस्ट जो लग रही है वो उनके लिए मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। एग्जेम्प्ट बेनिफिट बहुत सारे हैं, एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग आराम से इसको समझेंगे। उसके अलावा भी लिस्ट है वो हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस करने के बाद एक बार जो इस प्रेजेंटेशन में दे रखे हैं वो मैं एक बार क्विकली समझा देता हूँ। जैसे है ट्रिवियल बेनिफिट्स एक्सेप्ट वाउचर। वाउचर स्पेशल केस में आते हैं, स्पेशल रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ट्रिवियल बेनिफिट, ट्रिवियल का मतलब इनसिग्निफिकेंट, with a cost to employer of no more than 50 pound per gift and which are not provided in recognition of service provided by employee। तो अगर कोई छोटा सा गिफ्ट प्रोवाइड करा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, मान लो बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे या कोई और ओकेजन पे, ठीक है, और उसका अमाउंट जो है 50 पाउंड पर गिफ्ट से तक है, तो ये बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर की अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा होता पेंशन स्कीम में, तो हमने देखा उसका खर्चा अलाउ होता है एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है एक पेंशन स्कीम में, तो वहां पे आपके लिए वो एग्जेम्प्ट है, जैसे इंडिया में पीएफ होता है। अगर 12% ऑफ सैलरी तक अगर एम्प्लॉयर ने जमा कराया,
तो वो उसकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट होता है वो अमाउंट। नेक्स्ट है सब्सिडाइज ऑन साइट रेस्टोरेंट और कैंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइड दे आर अवेलेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयर अपने ऑफिस में कैंटीन चलाता है या एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जहाँ जो सबके लिए अवेलेबल है, तो वो जो बेनिफिट है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय के लिए कोई उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं है। अगर एक कार पार्किंग स्पेस दिया है एम्प्लॉयर ने अपने ऑफिस के अंदर या फिर प्लेस ऑफ वर्क के पास में, ठीक है, तो वो आपके लिए एक एग्जाम बेनिफिट है। अगर एक मोबाइल फोन अपने प्राइवेट यूज के लिए दिया है एम्प्लॉय के, तो वो आपके एक एग्जाम्प्ट है, लेकिन दूसरा अगर दिया होगा तो उसमें हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट निकालेंगे। Certain benefits aimed at encouraging employees to travel to work other than private car। अगर एम्प्लॉय को बोला है कि आप बस से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मेट्रो से ट्रैवल करें, सो वो जो बेनिफिट जो एम्प्लॉयर कॉस्ट बेयर कर रहा है, सो दोज विल बी एग्जेम्प्ट बेनिफिट्स। अगर कोई पार्टी करी है स्टाफ के लिए और वो पार्टी का अमाउंट 150 पाउंड पर हेड से ज़्यादा नहीं है, तो वो एग्जेम्प्ट है। 150 पाउंड से ज़्यादा होते ही पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। 150 पाउंड पर पर्सन आपके लिए अलाउड है। अगर कोई नर्सरीज प्रोवाइड करी है चाइल्ड केयर के लिए, एम्प्लॉय के बच्चों के लिए अगर एक नर्सरी प्रोवाइड करी है, तो वो भी एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है, वो बेनिफिट टैक्सेबल नहीं है। रीलोकेशन और रिमूवल एक्सपेंसेस 8,000 पाउंड तक के एग्जेम्प्ट है। इनके लिए रूल्स हैं डिटेल्ड। Expenses incurred by employee while away overnight on the employer business up to a maximum of UK पाउंड 5 पर नाइट, ओवरसीज 10 पाउंड पर नाइट। जैसे कि एक एम्प्लॉय अगर मान लीजिए एक सीए फर्म में काम करता है या ऑडिटिंग फर्म में काम करता है, तो वो अगर मान लीजिए अपने एम्प्लॉयर के बिजनेस से क्लाइंट ऑफिस गया हुआ है, अगर वो यूके में ही है, तो उसको 5 पाउंड पर नाइट उसके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको एग्जेम्प्ट है। और अगर वो यूके से बाहर है, मान लो वो इंडिया आया हुआ है या वो यूएस गया हुआ है, तो उसको 10 पाउंड पर नाइट तक का एग्जेम्पशन है। उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। Home workers' additional household expenses up to 6 pound per week can be paid tax-free without the need of any supporting evidence। अगर आपने एक एडिशनल हाउस होल्ड आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है अपने हेल्प करने के लिए, ताकि आप काम ऑफिस का काम आराम से कर सकें, उसके लिए अगर आपने एक वर्कर रखा हुआ है होम पे, तो उसका 6 पाउंड पर वीक तक का, अगर आप 6 पाउंड पर वीक तक की जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसको, वो एग्जेम्प्ट है, उसके लिए कोई एविडेंस भी नहीं देना। अगर कोई लोन प्रोवाइड करा एम्प्लॉय को जो कि 10,000 पाउंड तक से कम है साल में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल लोन, जिसमें आप फ्री दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे, या फिर कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं देन द ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि 2.25% इस साल के लिए। तो अगर 10,000 तक का लोन दिया इंटरेस्ट फ्री और विद लेसर लोन, तो उस केस में जो है आपका ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा बेनिफिट। अगर जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन है, तो वो भी आपको एग्जाम्प्ट होगा, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर 500 पर एम्प्लॉय तक खर्च करा ताकि एम्प्लॉय जल्दी से ज्वाइन कर सके और काम करने लगे, तो वो आपका एक साल में पर एम्प्लॉय 500 पाउंड तक एग्जाम्प्ट है। कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, जैसे एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड फॉर एम्प्लॉय बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेन्युइन थर्ड पार्टी। अगर आपने एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए आपने कुछ एक्टिविटी करी है, कोई इवेंट कराया, तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। किसी थर्ड पार्टी ने आप ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा, उसके चार्जेस पे करे आपने, तो वो भी एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है। मान लीजिए आपने एक लाफ्टर शो करा दिया हर्ष गुजराल से, या कुछ भी आपने एक्टिविटी रख दी, आपने टीम बिल्डिंग की एक्टिविटी करी, तो वो आपका एग्जेम्प्ट है वो बेनिफिट। अगर गिफ्ट रिसीव हुए बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम जेन्युइन थर्ड पार्टी,
तो ये गिफ्ट जो है आपके 250 पाउंड पर एक सोर्स से 250 पाउंड या उससे ज़्यादा नहीं है, तो ये गिफ्ट रिसीव्ड भी एग्जाम्प्ट होंगे। मान लीजिए क्लाइंट ने आपसे खुश होके एम्प्लॉय को 250 पाउंड तक का गिफ्ट दिया, तो वो आपका एग्जाम्प्ट है। लॉन्ग सर्विस अवार्ड इन काइंड, अगर मान लीजिए 50 पाउंड लाइक एम्प्लॉयर ने आपको रिटायरमेंट के टाइम पे या 20 साल पूरे करने, 25 साल पूरे करने पे कुछ अवार्ड दिया, तो वो 50 पाउंड फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस के लिए आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि अगर एम्प्लॉयर ने एक मान लीजिए 20 साल की सर्विस पे आपको एक 5,000 पाउंड दिए, 5,000 पाउंड का गिफ्ट दिया, तो आप काउंट करिए 50 पाउंड पर ईयर के हिसाब से 20 ईयर्स के लिए इट विल बी 1,000 पाउंड विच विल बी एग्जेम्प्ट, एंड रिमेनिंग जो आपका 4,000 पाउंड होगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि आपका अगर 20 साल, इसके लिए कंडीशन है कि सर्विस जो हो जानी चाहिए 20 साल या उससे ज़्यादा, और हर साल के लिए आपको 50 पाउंड तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट है। अगर आपने 1,000 का ही गिफ्ट दिया 20 साल की सर्विस पे, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने 5,000 का दिया, तो वो आपका 4,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 1,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्शन जैसे कि स्ट्राइक हो गई, या कोई ट्रेड यूनियन के साथ लड़ाई हो गई, या कुछ भी अगर ऐसा घटना घट गई, तो उस दौरान ट्रैवल के लिए, एकोमोडेशन के लिए, रहने के लिए कुछ भी अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा करा है ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन की वजह से, तो घर दिया रहने के लिए, और आपको ट्रैवल का सारा खर्चा एम्प्लॉयर ने उठाया, तो ये आपके लिए एग्जेम्प्ट है, इसके लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने ट्रेनिंग कराई एम्प्लॉयज़ के लिए और उसके लिए खर्चा करा, तो ये इसके लिए कोई टैक्सेबल बेनिफिट अराइज नहीं होता। मेडिकल इंश्योरेंस लिया ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल सर्विसेज के लिए, तो कब, जब आपका ट्रीटमेंट जो है अब्रॉड में अपने एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ करने के लिए नीड अराइज हुई, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी एसेट एंड सर्विसेज, तो ये अगर सिक्योरिटी एसेट्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड करिए आपकी सिक्योरिटी के लिए, कि ताकि आप सेफ रहें वहाँ पे, उसके लिए एम्प्लॉयर ने कुछ आपको इक्विपमेंट लेके दिए, या कुछ आपको मान लीजिए एक आपको वेपन दिया ताकि आप अपने को सेफ रख सके, या आपको एक गार्ड दिया, तो वो आपका जो अमाउंट होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट। स्पोर्टिंग फैसिलिटीज या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जनरली, यानी जिम दे दिया ऑफिस में, या आपने एक पूल टेबल दे दी, अगर ऐसी कुछ भी फैसिलिटीज जो सारे एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्मली अवेलेबल है और जनरल पब्लिक को नहीं अवेलेबल है, वो वाले बेनिफिट जो होंगे वो आपको एग्जेम्प्ट है। वो आपने चाहे डायरेक्टली दिए हों या एम्प्लॉय को वाउचर दिए हों, तो दोनों केस में वो एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉय की काउंसलिंग, आप वेलफेयर काउंसलिंग करते हैं कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, कि उसको करियर कैसे बनाना है, उसको आगे कैसे मूव करना है, तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉय को आपने पेंशन एडवाइस दी कि अ, आपका कि किस तरीके से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो 500 पाउंड तक का जो पेंशन एडवाइस होगी वो आपकी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। या फिर रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड बाय एम्प्लॉय जो होगा वो आपको एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉय लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया, इसका क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए एम्प्लॉय से कोई नुकसान हो गया और उसके लिए एक लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, तो वो लाइबिलिटी को पे करने के लिए भी एम्प्लॉयर एक इंश्योरेंस ले सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय लाइबिलिटी इंश्योरेंस। मान लीजिए डायरेक्टर्स से अगर कोई गलती हो गई, और उसके लिए कोई केस फाइल कर सकता है, और उस केस पे जो भी उसका सूट का, जो आपका केस का अमाउंट देना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, अगर आपने एम्प्लॉय लाइबिलिटी इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करोगे वर्क रिलेटेड लाइबिलिटी के लिए, तो वो आपको एम्प्लॉय के हाथों में एग्जाम्प्ट है, एम्प्लॉय के लिए कुछ भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। स्टाफ स्टाफ सजेशन स्कीम, अगर 25 पाउंड तक का आपने गिफ्ट दिया है, कि स्टाफ ने कुछ आइडिया सजेस्ट करा, कुछ भी चीज़ सजेस्ट करी,
तो आपको 25 पाउंड तक का अवार्ड जो देना है वो आपको एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये तभी एग्जेम्प्ट है जब अवेलेबल हो ये बेनिफिट सब एम्प्लॉयज के लिए और उनकी ड्यूटीज से बाहर का काम है। अगर एम्प्लॉयर ने आई केयर टेस्ट या करेक्टिव ग्लासेस फॉर कंप्यूटर, ताकि उनकी आंखें सही रहें, उनकी आंखों में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर या स्क्रीन देखने से ज़्यादा, तो उसका जो आपने खर्चा करा एम्प्लॉयर ने वो एम्प्लॉय के हाथों में एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगेन तब एग्जेम्प्ट है जब ये बेनिफिट सबके लिए अवेलेबल है। नाउ लेट अस डील विद टैक्सेबल बेनिफिट्स। तो टैक्सेबल बेनिफिट में दो तरह के रूल्स हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जो टैक्सेबल बेनिफिट का अमाउंट है, पहला तो है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द बेनिफिट। आपको जितना खर्चा हुआ वो आप एम्प्लॉयर का जितना खर्चा हुआ उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए वो आप जोड़ देंगे। जैसे अगर एम्प्लॉयर ने मान लीजिए एम्प्लॉय को एक छुट्टी मनाने भेजा, तो छुट्टी मनाने के लिए एम्प्लॉयर का खर्चा हो गया सपोज 10,000 पाउंड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द बेनिफिट इज 10,000। ठीक है जी। अनलेस देयर आर स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रूल्स फॉर वैल्यूइंग ए बेनिफिट, कुछ बेनिफिट को कैलकुलेट करने का स्पेसिफिक तरीका है जैसे हम स्पेसिफिक रूल्स में पढ़ेंगे, तो वहां पे वो स्पेसिफिक प्रोविजन लगेगा। अदरवाइज जितनी एम्प्लॉयर की कॉस्ट आ रही है उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने की, दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। तो हम स्पेसिफिक रूल्स में पढ़ेंगे वाउचर्स, क्रेडिट टोकन्स, लिविंग एकोमोडेशन, कार्स एंड वैन्स, प्राइवेट फ्यूल, बेनिफिशियल लोन्स, एसेट जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें। ओके गाइस, नाउ रिपोर्टिंग बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स ना एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करने होते हैं हर एक एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में, फॉर्म P11D में, जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो नॉन कैश टैक्सेबल बेनिफिट जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो P11D में दिए जाएंगे उनकी डिटेल्स। एम्प्लॉयर हर एक एम्प्लॉय के लिए एक सेपरेट फॉर्म भरेगा। अगला है कॉन्सेप्ट पे रोलिंग ऑफ बेनिफिट। इसका क्या मतलब होता है? पे रोलिंग ऑफ बेनिफिट्स का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉय को कुछ और इनकम भी आ रही है, मान लो प्रॉपर्टी इनकम आ रही है या कुछ भी और बेनिफिट उसको मिल रहा है, और वो चाहता है कि एम्प्लॉयर ही उस पे टैक्स इसको इनकम में इंक्लूड कर ले, उस पे टैक्स भी कैलकुलेट कर ले, और अल्टीमेटली उस पे टीडीएस भी काट ले। टीडीएस को यहाँ पे PAY बोलते हैं, पे एज यू अर्न। तो ये सारा काम एम्प्लॉयर ही करके दे दे और जमा कराता रहे टैक्स एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पे रोलिंग ऑफ बेनिफिट। इसमें एम्प्लॉय का हेडेक बच जाता है सारे काम करने का, दोबारा से अपनी इनकम कैलकुलेट करने का, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का और टैक्स जमा कराने का। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एम्प्लॉय अपना सारी इनकम की डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑल्सो ये जो है बता सकता है और एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ही उस पर इनकम कैलकुलेट करके फिर PAY करके, पे एज यू अर्न TDS काट के एंड को देन रिमेनिंग सैलरी पे कर सकता है। देन एम्प्लॉय का जो कैलकुलेशन है और जो उसका टाइम है, जो उसका बाद में टैक्स जमा कराना होगा, वो सब बच जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्पेसिफिक रूल्स ऑन थिंग्स, जैसे वाउचर। अगर एक एम्प्लॉय को कुछ वाउचर दे रहा है तो उसका एक टैक्सेबल बेनिफिट है। जैसे फूड के वाउचर दिए एम्प्लॉयर ने कि आप जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं सोडेक्सो वाउचर्स होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं मैकडोनल्ड पे, सबवे पे, आप हल्दीराम पे। अगर वो वाउचर अगर वो वाउचर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, तो वो एक टैक्सेबल बेनिफिट है यहाँ पे। तो वो टैक्सेबल बेनिफिट जो है आपको उसके लिए आपको उसको पे करना पड़ेगा। जैसे अगर एम्प्लॉयर की कॉस्ट जो आई वो उस वाउचर के एक एम्प्लॉय के लिए 1,000 पाउंड आई, तो 1,000 पाउंड पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि वो आपकी इनकम में पूरा इंक्लूड कर लिया जाएगा। Credit token, if employee is provided with a credit token, the cost of goods and services acquired is a taxable benefit for employee unless the purchase relate to expenses for which employee could claim a tax reduction। अगर employer ने कुछ employee को provide कर रखा है कि इतने तक का credit आप ले सकते हो, जैसे
आई विल टेक एन एग्जाम्पल। आई वॉज वर्किंग इन ए बिग फोर फर्म, वहाँ पे हमें एक कॉर्पोरेट कार्ड मिलता था, उसकी एक एक्स अमाउंट, उसकी एक लिमिट होती थी। अगर उस लिमिट तक हमने जो खर्चा करा तो वो हमारे को अगर एम्प्लॉयर दे देता है पूरा, अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए भी खर्चा कर और एम्प्लॉयर उसको री पे कर रहा है, एम्प्लॉयर वो क्रेडिट टोकन का अमाउंट या क्रेडिट कार्ड का अमाउंट, तो वो जितना अमाउंट वो खर्च कर रहा है वो मेरे लिए एक टैक्सेबल बेनिफिट है, वो मेरी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो जो मैंने कार्ड यूज करा वो मैंने एम्प्लॉयर के बिजनेस के पर्पस के लिए खर्चा करा, मैंने अगर मीटिंग पे गया, मैंने वहाँ पे खाने पीने पे क्लाइंट के साथ खर्चा करा, मैंने ट्रैवल के लिए खर्चा करा, ऑफिशियल ट्रैवल के लिए, तो वो फिर मेरा इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। वो मेरे लिए मुझे रीइंबर्समेंट एक तरीके से मिली, मेरे लिए टैक्सेबल हुआ, लेकिन सेम अमाउंट मुझे रीइंबर्समेंट मिल गया, तो वो मेरे लिए एग्जेम्प्ट होगा, वो मेरे लिए टैक्सेबिलिटी उसकी ज़ीरो आ जाएगी। नेक्स्ट और काफ़ी क्रूशियल जो है आपका लिविंग एकोमोडेशन। ये क्या है बेसिकली, अगर एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए एक घर दे रहा है तो उसके उसका बेनिफिट कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका लिविंग एकोमोडेशन का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर रहने के लिए दिया है, ये भी एक बेनिफिट है, एम्प्लॉय को रेंट नहीं देना पड़ेगा या वो एक सब्सिडाइज रेंट पे करेगा, कम रेंट पे करेगा, तो उसको एक बेनिफिट मिल रहा है। तो उस बेनिफिट का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, दैट वी हैव टू लर्न है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मेनली ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। अभी मैं एक बार रूल पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग जब रूल्स को अप्लाई करेंगे तो दोबारा हम एक बार समझेंगे। यहाँ पे ना दो चार्ज हो सकते हैं लिविंग एकोमोडेशन के, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दैट हाउस जो आपको दिया है, उस बेनिफिट की टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए दो बेनिफिट आपके कैलकुलेट हो सकते हैं। नंबर एक, बेसिक चार्ज, ये तो हमेशा निकलेगा ही निकलेगा अगर घर दिया गया है। वो कैसे निकलेगा, दो चीजों में से जो भी हायर अमाउंट हो, एक है एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और एक है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका बेसिक चार्ज का अमाउंट होगा, यानी कि इतना अमाउंट तो टैक्सेबल होना ही होना है। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आपको प्रोवाइडेड होगी, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। दैट इज द एक्सपेक्टेड रेंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, कि कितना रेंट मिलना चाहिए था साल का इस प्रॉपर्टी से, दैट इज कॉल्ड एनुअल वैल्यू। और अगला है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट जो एक्चुअल पे करा एम्प्लॉयर ने, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका बेसिक चार्ज का अमाउंट होगा। अगर एनुअल वैल्यू 1000 की है और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 5000 का है, तो आपका बेसिक चार्ज 5000 बन जाएगा। अगली चीज है एडिशनल चार्ज फॉर एक्सपेंसिव एकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉयर ने आपको एक महंगी एकोमोडेशन दी है, आपको एक घर जो दिया है वो महंगा दिया है, महंगा किसको डिफाइन करते हैं, जो 75,000 पाउंड से जिसकी कॉस्ट ज्यादा है। अगर एक घर ऐसा दिया है जिसकी वैल्यू 75,000 पाउंड से ज्यादा है, तो आपको ये भी आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। ये कैसे निकाला जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द एकोमोडेशन, जो आपका इस लाइक प्रॉपर्टी कॉस्ट है, लेकिन अभी हम इसके और वेरिएशन देखेंगे। अब अभी मान लीजिए 1 लाख पाउंड इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट है जो आपको दी गई है, वो 75,000 से कितनी ऊपर है, 25,000, तो 1 लाख माइनस 75,000 इंटू अप्रोप्रिएट परसेंटेज। तो एक परसेंटेज हम यहाँ पे लगाएंगे, वो परसेंटेज जो होती है वो 2.25% है हमारे साल के लिए। यानी कि आप अगर ये एडिशनल चार्ज एक्सपेंसिव एकोमोडेशन का निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट जो एकोमोडेशन की है, उसमें से 75,000 तक के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, तो यानी कॉस्ट माइनस 75, 1 लाख माइनस 75, अगर 1 लाख कॉस्ट है उसकी, तो 25,000 पे आपको 2.25% जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब रेट है, ये बेसिकली ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। तो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.25% को 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट विल गिव अस द एक्सपेंसिव एकोमोडेशन एडिशनल चार्ज। तो ये आपका टैक्स और भी आपकी बेसिक चार्ज के साथ जोड़ के दिस विल बिकम द टैक्सेबल वैल्यू देन। अगर जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करी है उसकी जो कॉस्ट है वो 75,000 तक है,
तो ये बेनिफिट नहीं निकाला जाएगा। अगर मान लीजिए 50,000 का घर दिया है तो एडिशनल चार्ज विल नॉट अप्लाई, ओनली बेसिक चार्ज विल अप्लाई देन। एनुअल वैल्यू मैंने बताया कि ये वो वैल्यू है जो कि ईयरली रेंटल इनकम जो आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो यील्ड करना, ये हमें प्रेस्क्राइब्ड होगी, दी होगी, ये हमें नहीं निकालनी होगी। अब एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज कैसे निकलता है? तो देखिए, पहले एडिशनल बेनिफिट तब अराइज होगा जब कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन 75,000 से ज्यादा होगी। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा देखते हैं जरा। तो देखिए, कॉस्ट में जो आपका है वो ओरिजिनल कॉस्ट ली जाएगी यूजुअली, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हम मार्केट वैल्यू भी लेंगे, वो उसको हम क्वेश्चन के साथ और डिटेल में समझेंगे, नीचे पॉइंट्स में भी दे रखा है। लेकिन हमें ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है, बट इन सर्टेन केसेस ओरिजिनल कॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय मार्केट वैल्यू। उसमें हमने, अगर हमारे साल के बिगिनिंग तक कुछ अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, मान लो हमारे घर पे जो है 2 कमरे थे, अब हमने तीसरा कमरा और बनाया, या हमारे पास गैरेज था उसको हमने बढ़ाया, ठीक है, या हमने ग्रीन हाउस बनाया, तो हमने कुछ भी, या हमारा एक फ्लोर था हमने सेकंड फ्लोर बनाया, तो हमने कुछ भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, कब तक? अपने साल के बिगिनिंग तक, यानी कि अगर 6 अप्रैल 2023 से पहले पहले जो खर्चा होगा, ओनली दैट विल बी एडेड एज पार्ट ऑफ कैपिटल इंप्रूवमेंट। अगर 6 अप्रैल 23 के बाद 6 अप्रैल 23 ऑनवर्ड कोई खर्चा हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए 30 जून को आपने एक कमरा बनाया, तो दैट विल नॉट बी कमिंग इन दिस ईयर, वो अगले साल जब ये बेनिफिट निकालोगे तब कंसिडर किया जाएगा, अभी नहीं। तो आप देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, उसमें आप कैपिटल इंप्रूवमेंट्स ऐड करेंगे जो इस साल के बिगिनिंग से पहले पहले हो गए, दैट इज 6 अप्रैल 2023 इन योर केस, और इसको हम कॉस्ट बोलेंगे। इसमें से फिर हम 75,000 लेस करेंगे, उसके ऊपर हम 2.25% रेट अप्लाई करेंगे टू गेट द एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज। अप्रोप्रिएट परसेंटेज जो है वो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि इस साल के लिए 23-24 टैक्स ईयर के लिए 2.25% है। Where the employer acquired the accommodation more than 6 years before first providing it to employee, use the property market value when first provided to employee rather than original cost। इसका मतलब है, अगर एम्प्लॉयर ने मान लीजिए 2015 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और आपको 2022 में आपको प्रोवाइड करी है, तो 6 साल से ज्यादा हो गए, तो उस केस में ओरिजिनल कॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय मार्केट वैल्यू एट टाइम ऑफ गिविंग प्रॉपर्टी टू यू। हम इसको डिटेल में अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। एडिशनल बेनिफिट तभी अप्लाई होता है जब ये कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट प्लस कैपिटल इंप्रूवमेंट, ये आपका 75,000 से ज्यादा है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट प्लस कैपिटल इंप्रूवमेंट मिला के 75,000 तक है, मान लीजिए वो 60,000 है अमाउंट, तो आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन का जीरो हो जाएगा। एडिशनल बेनिफिट जो आपका एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन है, नहीं लगेगा अगर ये प्रॉपर्टी रेंटेड है, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दी है, तो सिर्फ बेसिक चार्ज लगेगा। एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन विल नॉट अप्लाई, बिकॉज लैंडलॉर्ड ने तब इसकी वैल्यू कंसिडर कर ली होगी। आप समझिए लॉजिक क्या है। बेसिक चार्ज तो लग रहा है कि आपको मान लीजिए आप एम्प्लॉयर की खुद की प्रॉपर्टी है खरीदी हुई, तो बेसिक चार्ज जो है वो आपका एनुअल वैल्यू ही आ जाएगी कि कितनी उसकी एक्सपेक्टेड रेंटल यील्ड है, वो यूजुअली कम होती है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज है, यानी कि अगर एक बढ़िया प्रॉपर्टी आपको दी है जिसकी वैल्यू 75,000 से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट आपको और टैक्स कर रही है, बिकॉज यू आर गेटिंग हायर बेनिफिट। आपको एक बंगलो मिला हुआ है जिसकी वैल्यू 75,000 से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट आपसे और टैक्स ले रही है, बिकॉज यू आर नॉट ओनली गेटिंग द बेसिक चार्ज, 75,000 से जितनी ज्यादा है उसकी वैल्यू, उस पे आपसे एक और आपका बेनिफिट मान रहे हैं, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन अगर कोई रेंट ले रहा होगा एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी का, तो उसने वो प्रॉपर्टी का बंगलो का ही रेंट ले रहा होगा, तो एम्प्लॉयर इज पेइंग द बंगलो रेंट ओनली
अगर बंगलो इज ऑफ 200,000, तो जो लैंडलॉर्ड होगा वो उसका रेंट 2 लाख की प्रॉपर्टी के हिसाब से ले रहा होगा, देन एनुअल वैल्यू और रेंटल पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज हायर विल बी द बेसिक चार्ज. देयर विल बी नो एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज इन दैट केस. तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आइए लेट्स डू दिस. आइए लेट्स डू इलस्ट्रेशन 3. देखिएगा. Jack was provided with a house to live in by his employer in July 22. It cost the employer 200,000 in June 19 and has annual value of 3,000. Assume the official rate of interest is 2.25%. Calculate the taxable benefit for the tax year 23-24, assuming the accommodation is not job related. तो हम पढ़ेंगे जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन क्या होती है थोड़ी देर में, और उसमें जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन में आपका लिविंग एकोमोडेशन का बेनिफिट जीरो होता है. यानी कि अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है आपको एकोमोडेशन देना, तो वहां पे आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ योर लिविंग एकोमोडेशन बेनिफिट इज जीरो. ठीक है. तो देखिएगा. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन 3. चलिए आइए करते हैं इसको. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लिविंग एकोमोडेशन. हमारा टैक्स ईयर जो है वो 23-24 है. तो आइए लेट्स सी पर्टिकुलर्स, और एक हम इनर कॉलम बनाते हैं और एक हम आउटर कॉलम बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ पे हम पाउंड्स में फिगर्स ले रहे हैं. तो देखिएगा. आपका एक तो है बेसिक चार्ज. बेसिक चार्ज इज हायर ऑफ टू अमाउंट्स. पहला अमाउंट है आपका एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू दे रखी है आपको 3,000. और जो आपका रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है वो नहीं दे रखा जीरो, बिकॉज ये प्रॉपर्टी ओन्ड है एम्प्लॉयर की. कॉस्ट द एम्प्लॉयर 200,000. तो इसमें एम्प्लॉयर ने कोई रेंट नहीं पे करा है. तो इन दोनों में से हायर जो है वो आपका 3,000 आया. तो बेसिक चार्ज ए, जिसको मैं बोल रहा हूँ, इज योर 3,000 आउट ऑफ दीज टू. 3,000 और जीरो विच एवर इज हायर. नाउ लेट्स डू एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज. ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं. देखिएगा. इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन चाहिए. तो लेट्स डू ए वर्किंग नोट. तो वर्किंग नोट 1, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन. देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन कितनी है. इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन है 200,000 पाउंड. 200,000. ठीक है जी. जीबीपी 200,000. एंड कोई मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है, और अगर होती भी तब भी हम लोग नहीं लेते. सो कॉस्ट, वी कैन से रिमार्क्स में, कॉस्ट इज रेलिवेंट एज प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर property is provided to employee property is provided to employee within 6 years of acquiring. अगर 6 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो कॉस्ट can be replaced by market value on the date of first giving the property to the
एम्प्लॉय। तो हम लोग देखेंगे वो एप्लीकेशन अगले क्वेश्चंस में। सो अभी 2 लाख विल बी रेलेवेंट। तो अगर आप देखेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन आ गई, तो जो लिमिट है वो आपकी 75,000 तक है। ठीक है, तो एक्सेस जो है वो आपका 2 लाख माइनस 75,000, 1,25,000 है। और ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पे जो अप्लाई होता है ओ आर आई ओरी इज 2.25% फॉर आर ईयर। तो अगर 2.25% है तो एक्सपेंसिव लिविंग एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज, यानी कि ई accommodation lakh would be your 1,25,000 into 2.25%. So rounding it off to 2,813. So 2,813 we will take it here. 2,813, and once we get this, then we get the taxable value of the living accommodation benefit. So that is 5,813. So taxable value of benefit. So this much amount with respect to living accommodation benefit will be added in the employment income of employee. So this is how we solve it. Let me cover it again. So first we will take a basic charge which will be higher of annual value जो कि 3,000 दे रखी है, या रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, लेकिन रेंट कुछ है नहीं क्योंकि एम्प्लॉयर की ओन प्रॉपर्टी है, तो बेसिक चार्ज विल बी 3,000। और अगला है, अगर ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट 75,000 से ज़्यादा है तो एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज विल ऑल्सो अप्लाई, जो कि इस केस में 2 लाख है। तो 2 लाख में से 75,000 आपने कम करे, 1,25,000 जो एक्सेस है उस पे आपको 2.25% के हिसाब से 2,813 आपको देना पड़े, आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट विल बी 5,813। Let's do illustration 4 now. Illustration 4, living accommodation. Let us see what is the requirement first. Calculate the amount assessable for the tax year 23-24 in the following situations. Number 1, Sachin moved in during June 2023. Number 2, Sachin moved in during June 2023, but the property was actually acquired for 90,000 by his employer in June 15. For each of the scenarios above, and assuming certain remains in the property with no further improvement than the ones referred to above, what will be the cost of providing the accommodation for calculating the expensive accommodation charge for the tax year 24-25? Why we do this? That first read the requirement, because in this way we will read the language of the question, that is from Sachin to employer, only once, but we will only read the requirement twice. Otherwise, if we start reading, we don't know the context, like why we are seeing this. So now I know that amount accessible or cost of providing accommodation. So this is being asked for. So I will look at the question from that perspective. So let us do this. Sachin lives in a house provided by his employer, which cost 90,000 when it was acquired in June 18. तो सचिन एक घर में रह रहे हैं जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करा है, जिसकी कॉस्ट 90,000 थी जब जून 18 में एक्वायर कर। सिंस दिस टाइम द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस। डेट ऑफ एक्सपेंडिचर February 19 conservatory added 15,000, August 21 redecoration 2,000, July 23 garage extension 10,000. House has an annual value of 1,700 pound. Market value of the house was as follows: April 23 200,000, June 23 1,65,000 pound. The accommodation is not job related, and Sachin pays a rent of 100 pound per month to his employer. A part is calculate the amount accessible for tax year 23-24 in the following situation. Number 1, Sachin moved in during June 23. B, the second part, Sachin moved in during June 23, but property actually acquired for 90,000 by his employer in June 15 instead of June 18, which was given in the second line of this question. Okay, guys, let's do the A part first.
living accommodation. Okay. Now, uh, taxable value of benefit we have to calculate. We will take one column particulars, one inner column for calculating amount, one outer column for putting the final. So amount will be in GBP or pounds. Okay, guys. Now, basic charge is higher of, we know, higher of annual value or rent paid by employer. So annual value is given to us. You can see annual value 1700. House has an annual value of 1700. So 1700, and rent paid by employer is 0. Reason, this is a property owned by employer. So don't take the rent paid by employee, Sachin, because that is just is contribution, that little bit contribution he is giving for taking this benefit. So basic charge will be higher of these two, that is 1700. Okay, ji. Next is expensive living accommodation charge. That is ELAC, LAC. Okay. Now, let us see through working note 1. Okay, guys. Now, let us make working note 1. Expensive living accommodation charge, LAC. Okay. So, how? So, first of all, we need to know cost of providing accommodation. How much is the cost of accommodation? So, see what all will be included. So, first of all, cost of acquisition in June 2018. How much is that? It is 90,000. And if we have to put some remarks also, you can see employee was given this property in June 2023. So June 23, if employee was given this property, so it's not more than 6 years. So cost is relevant as the gap between date of acquisition by employer and date of providing the benefit to employee is less than 6 years. Okay. So otherwise we could have replaced this with market value. Now we have to add capital improvements before 6th April 2023. So let us see what all are the capital improvement during this time. Beginning of the tax year, February 19, conservatory added. So conservatory is like a greenhouse. So glasses you have made. So and you have kept some plants over there. So this is basically capital expenditure. Benefit of this will be taken over the years. So conservatory in February 19. So that will be added to the cost, that is 15,000. And next is basically your redecoration in August 2021. Redecoration is not a capital expenditure, it is a revenue expenditure. Reason being, redecoration or repairs, these are basically expenses which are incurred regularly in the property. When we study property income, then you would see that redecoration expenses are basically revenue expenditure incurred for maintaining the property. So not relevant as revenue expense.
Then we have July 2023 garage extension. Garage extension in July 2023. So this would have come if it would have been before 6th April 2023. It's a capital expenditure. Earlier you were having space for 3 cars, but अब आपके पास 5 गाड़ी रखने का स्पेस आ गया। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन 6 अप्रैल 2023 से पहले होता तो रेलेवेंट होता, अभी नहीं है रेलेवेंट, क्योंकि ये जुलाई 23 में हो रहा है। अगले साल के लिए ये डेफिनेटली रेलेवेंट हो जाएगा। तो 10,000 आपने नहीं लेना है इधर, सॉरी, नॉट रेलेवेंट एज नॉट इंकर्ड प्रायर टू 6 अप्रैल 2023। तो आपका जो कॉस्ट आएगी ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन वो आपकी 1,05,000 मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन। और जो लिमिट है दैट इज 75,000। तो जो एक्सेस है दैट विल बी 1,05,000 माइनस 75,000, 30,000। फिर आपका ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 2.25%। सो योर expensive living accommodation charge will be 30,000 into 2.25%. So this will give you 675. तो 675 जो है वो आपका एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज। तो ये जो है आपका 1,700 प्लस 675, ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट पूरे साल का आ गया, टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द ईयर। एक चीज हम लोग देख लिया करें कि हमारे को ये बेनिफिट पूरे साल के लिए मिला है या इसमें कुछ कम के लिए मिला है। तो देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमें जून 23 में बेनिफिट मिला, यानी अप्रैल 23 दैट हाउस वाज नॉट देयर, मई 23 दैट हाउस वाज नॉट देयर। सो वी एक्चुअली गॉट दिस बेनिफिट ओनली फॉर 10 मंथ्स। तो इसलिए जो टैक्सेबल होगा अमाउंट वो भी सिर्फ 10 महीने का होगा। जो अभी हमने निकाला है एनुअल वैल्यू या एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज, वो पूरे साल की वैल्यू है, 12 महीने की वैल्यू है। तो प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल बेनिफिट कौन से पीरियड के लिए, दैट इज फ्रॉम जून 2023 टू 5 अप्रैल 2024। ओके जी। सो देन आपका ये 10 मंथ्स का बेनिफिट है। तो 2375 इज फॉर 12 मंथ्स एंड तो 10 मंथ्स के लिए आपका राउंड ऑफ करके इट विल बी 1979 पाउंड। तो 1979 पाउंड आपका बेनिफिट की टैक्सेबल वैल्यू आनी चाहिए। इफ एनीथिंग इज contributed by employee for this benefit, then that will be deducted. Like in this case, employee has contributed, I think, 100 pound per month. तो for 10 months he would have contributed 1,000 pound। तो आपका जो taxable value of benefit net which will be added to your income will be 1,979 minus 1,000, so it will be 979. 979 should be your answer for A1. So let us do it again. So basically we will say basic charge is higher of annual value or rent paid by employer, that is 1,700 or 0. 1,700 came. Then we have expensive living accommodation charge. For that we prepared a working note. Working note is like cost of providing accommodation we have to calculate. Since ये property जो है जून 18 में एक्वायर करी थी और जून 23 6 साल से पहले पहले दे दी है, तो कॉस्ट जो है वो आपकी रेलेवेंट हो गई। फिर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करा 6 अप्रैल 2023 से पहले पहले वो आ जाएगा, जिससे कंजर्वेटरी हमने ऐड करी 15,000। हमने रीडेकोरेशन नहीं ऐड करा, रीजन रीडेकोरेशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो 6 साल के अंदर तो आ रहा था लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो नहीं ऐड करेंगे। गैराज एक्सटेंशन कैपिटल है लेकिन जुलाई 23 में हुआ है, 6 अप्रैल 23 से पहले होता तो हम लोग ऐड कर देते। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन आया 1,05,000। 75,000 तक का बेनिफिट एग्जेम्प्ट है, सॉरी नॉट एग्जेम्प्ट, वो ऑलरेडी बेसिक चार्ज में आ गया। और एक्सेस जो है 30,000 पे आपका ओवरआई अप्लाई करके ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट
तो ये आपका एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज आया 675। तो 675 हमने ऐड करा बेसिक चार्ज के साथ, तो वी गॉट द टैक्सेबल बेनिफिट पूरे साल का। बट वी हैव बीन प्रोवाइडेड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम जून 2023। तो हम लोग ये बेनिफिट जो कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ 10 महीने का, जब हमें प्रोवाइड करी गई है प्रॉपर्टी उतने का निकालेंगे। और उसमें से अगर कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है एम्प्लॉय ने, जैसे यहाँ पे 100 पाउंड पर मंथ दिया है, तो 100 × 10 1000 हमने लेस करा, तो वी गॉट द नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट विच इज 979 पाउंड। सो ये A1 का आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया है। लेट अस डू A2 नाउ। A2 में है सचिन मूव्ड इन ड्यूरिंग जून 2023 बट द प्रॉपर्टी वाज एक्चुअली एक्वायर्ड फॉर 90,000 बाय हिज एम्प्लॉयर इन जून 15। तो मैं कुछ शॉर्टकट लूंगा। यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन कर रखी है उसको ही मैं यूज करूंगा। मैं A1 को A2 बनाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। लेट अस सी कितना हम लोग सेम बेनिफिट यूज कर सकते हैं। तो दिस इज A2 नाउ। तो A2 में चेंज क्या हुआ, ये बेसिक चार्ज में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हायर ऑफ एनुअल वैल्यू विच इज 1700 और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 0, तो हमने 1700 ले लिया। एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज में आपने क्या लिया, आप देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें वैल्यूएशन डिफरेंट करनी पड़ेगी। लेट अस सी क्या क्या आएगा वो। तो लेट अस सी कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन कैसे निकाल जाएगी। कॉस्ट अब जून 15 में एक्वायर करी थी प्रॉपर्टी, तो आपका जब जून 15 में एक्वायर करी थी तो 90,000 थी। लेकिन उसकी हम मार्केट वैल्यू कंपेयर करेंगे। मार्केट वैल्यू व्हेन फर्स्ट गिवन इन जून 2023 में पहली बार प्रॉपर्टी दी गई थी, तो 1,65,000 आपकी वैल्यू होगी। तो आपको कॉस्ट जो है रिप्लेस हो गई मार्केट वैल्यू। सो वी विल assume cost of providing accommodation will be 1,65,000। तो आपका मार्केट वैल्यू ने रिप्लेस कर दिया। और कैपिटल इंप्रूवमेंट जो करी 6 अप्रैल 2023 से, वो आ जाएंगी। लेकिन जून 2023 तक की मार्केट वैल्यू इंक्लूड्स वट एवर हैज हैपन टिल जून 2023, तो ये जीरो आएगा क्योंकि जून 2023 की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड इन जून 2023 मार्केट वैल्यू। ओके, redecoration already this is revenue, that's why it will not come. Then garage extension July 23, not relevant, reason being not incurred prior to 6 April 2023, इसलिए नहीं आया। तो आपका सिर्फ कितना आएगा, 1,65,000 आपका आएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन। 75,000 आपका लिमिट है, 90,000 जो है आपका एक्सेस है, उस पर 2.25% अप्लाई करेंगे, तो एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज 2025 आ जाएगा। तो 2025 आप यहाँ पे पुट करेंगे। ये पूरे साल का बेनिफिट है, तो टैक्सेबल बेनिफिट 3725 आ गया। अब हमें 10 महीने के लिए प्रॉपर्टी दी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो हमें 10 महीने का बेनिफिट निकालना है। 3725 डिवाइड बाय 12 × 10, 3104। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से 1000 रिकवर कर लिए हैं, तो एम्प्लॉय के हाथ में जो बेनिफिट मिला वो 2104 का है, ये उसकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट इनकम। आई होप ये समझ में आया। तो देखिए 1700 वाज सेम। एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज में हमारा अगर यहाँ पे कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट, मार्केट वैल्यू इज रेलेवेंट। मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ फर्स्ट गिविंग टू द person, to the employee, is relevant as the gap between the date of acquisition and date of providing the benefit to employee is more than 6 years.
So that's why we have taken 1,65,000. Then capital improvement, 6th June 2023, we don't have to see anything. And July 2023, we cannot take because this is not the expenditure incurred prior to 6th April 2023. So cost of providing accommodation came to 1,65,000. Limit of 75,000 is basically, you can say, not covered in basic charge. Excess is 90,000. So 90,000 to 2.25%. This is the expensive living accommodation charge 2025. We added this to the basic charge. We got the taxable benefit for the year. लेकिन हमें 10 महीने का चाहिए क्योंकि ने एम्प्लॉय को 10 महीने के लिए दिए प्रॉपर्टी साल में, उसमें से 10 महीने का कुछ कंट्रीब्यूशन भी लिया एम्प्लॉय से, तो वो लेस करके यू गॉट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट. न्यू बेनिफिट का आपका टैक्सेबल वैल्यू इतनी आ गई. लेट अस डू बी बी part asks for what? See, B part asks for कि for the scenarios above, that is A1 and A2, और सचिन प्रॉपर्टी में ही रह रहा है, कोई और इम्प्रूवमेंट नहीं करी, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज क्या होगी. तो जो अभी हम वर्किंग नोट में कर रहे थे वो हमें अब करके दिखाना है. कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन. ओके, सो लेट अस सी A1 अगेन. A1 में क्या होगी? सो cost of acquisition in June 18 is your how much? 90,000. So we will still give the same logic because June 18 and June 24 now. June 24, sorry, uh, 1 second. Yeah, cost is relevant as the gap between the date of acquisition and देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है आपकी जून 18 में 19,000 वही रहेगी, क्योंकि जो गैप है जब एम्प्लॉयर ने एक्वायर करी और जब एम्प्लॉय को दी, दैट इज जून 23, पहली बार जब दी तो 6 साल से कम का गैप है, तो इसलिए कॉस्ट विल बी रेलिवेंट. अब जो आपका उसमें ऐड करेंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टिल, यहाँ पे आ जाएगा 6th April 2024. रीजन दिस इज टैक्स ईयर 24-25. ठीक है जी. तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो बाकी सब सेम रहेगा. अगर मैं इसी में से अप्लाई करूं तो आपका कंजर्वेटरी, रीडेकोरेशन, गैराज एक्सटेंशन तीनों आ जाएंगे. अब अगर मैं वहां से अप्लाई करूं, सॉरी तीनों नहीं आएंगे, रीडेकोरेशन नहीं आएगा. रीजन रीडेकोरेशन इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो आप कंजर्वेटरी लोगे 15,000 की, लेकिन गैराज एक्सटेंशन जो है वो आपका रिलेवेंट हो जाएगा. गैराज एक्सटेंशन में आपने 10,000 खर्चा करा है, तो 10,000 विल बी रेलेवेंट नाउ. तो ये आपका टोटल जो सम होगा वो आपका 1,15,000 हो जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन विल बी 1,15,000. ठीक है जी. अब ए के सेकेंड पार्ट में जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन अगर देखेंगे तो वो कितना निकाला जाएगा. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन जून 15 वाज 90,000, और जो आपका गैप है तो वो कितना है इस बार. मार्केट वैल्यू रेलिवेंट हो जाएगी
क्योंकि जो गैप है जून 15 और जून 23 में, वो आपका कितना है, वो आपका 6 ईयर से ज़्यादा है, 1,65,000। अब उसके अलावा जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने करा है, वो आपका जुलाई 2023 वाला रेलिवेंट हो जाएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। गैराज एक्सटेंशन जुलाई 2023, 6 अप्रैल 2024 से पहले का है, इसलिए ये आपका टैक्स आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो 1,75,000 पे this will be considered a cost of providing accommodation. तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन 175, और इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज निकालें। I hope this is clear. Let's move on to the next question. Test your understanding 3 now. Let's do this. So, Paulo lives in a company flat that cost his employer 1,05,000 in June 18. The annual value of the flat is 2,500 and Paulo pays his employer rent of £110 a month. The accommodation is not job related. Calculate Paulo's taxable benefit for the tax year 23-24. So let's do this. Test your understanding. Paulo. Okay, guys. So, taxable value of living accommodation. Okay, now particulars, and then amount inner column, then amount outer column. So let's do this. Oh, sorry. And amount is in pound. So first of all, we'll take basic charge, which is higher of annual value or annual your rent paid by employer, not employee. So annual value in this case is given to us 2,500, and rent paid by employer is 0. So your basic charge will be higher of the above two, that is 25. Okay. Now, expensive living accommodation charge. Okay. Expensive living accommodation charge. How this will be calculated? So we will do working note 1. So guys, working note 1. First of all, we need to calculate cost of providing accommodation, and it is given to us how much? 1,05,000. So remarks. So cost is relevant as the gap between the date of acquisition by employer and and providing the accommodation for first time to employee is less than 6 years. Okay. So cost of providing accommodation is 1,05,000. Add capital improvements before 6th April 2023. So it will be 0. No capital improvement is done, you can see. So then your 1,05,000 plus 0 will be the amount. So this will be your cost of providing accommodation. Okay, this will be cost of acquisition. 1,05,000, and expensive living accommodation charge will then be
Okay, so limit here is 75,000. So excess is 1 lakh 5 minus 75, 30,000. So official rate of interest is 2.25%. So your taxable, yeah, expensive living accommodation charge benefit will be 30,000 into 2.25%, 675. So 675 you will take it here, and you will calculate taxable value of benefit for the year, and this was provided for the entire year. You can see. Okay, so then taxable value of benefit will be 3175, and anything employee is paying, yes. So contribution by employee less contribution by employee, so that is 110 into 12, so that will be deducted. So net taxable value of benefit will be 3175 minus 1320, so 1855 will be the टैक्सेबल वैल्यू 1855 1855 पाउंड जो है वो आपके एम्प्लॉयमेंट इनकम में जोड़ दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो नाउ जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन, लेट अस सी हाउ टू डील विद। अगर एम्प्लॉयर ने जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन दी है, यानी कि जॉब को करने के लिए वो एकोमोडेशन बहुत ज़रूरी है, तो उस का कोई टैक्सेबल बेनिफिट नहीं होता एकोमोडेशन का। हाँ, अगर कोई एसेट दिए हैं, फर्नीचर दिया है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग होती है। वो लिविंग एकोमोडेशन में भी निकालेंगे, नॉन जॉब रिलेटेड में भी और जॉब रिलेटेड में भी। जॉब रिलेटेड में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है ज़्यादा उसमें भी। तो लेट अस सी फर्स्ट, अगर जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन प्रोवाइड करी है तो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन किसको हम जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन बोलते हैं? तो देखिए, जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन किसको बोलते हैं? देखिए आप पहले कि प्रॉपर्टी प्रोवाइड होनी चाहिए, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी जा रही है वो बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर कहता है मेरी फैक्ट्री के पास ही एम्प्लॉय को रहना ज़रूरी है ताकि मैं उसको जब चाहे बुला सकता हूँ, या एक मान लीजिए केयर टेकर रखा एक आपने, तो केयर टेकर की ड्यूटी कब पूरी हो? केयर टेकर मान लीजिए आपने 24 घंटे के लिए, ताकि जब आप चाहें उसको बुला सकें। तो उसको जो आप एकोमोडेशन प्रोवाइड करें, जैसे मैंने अभी एक केयर टेकर रखा हुआ है अपने एक फैमिली मेम्बर के लिए, तो वहाँ पे वो 24 घंटे का केयर टेकर है। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि उसको मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उसकी कोई इमरजेंसी में, या वैसे ही उसको काम पड़ सकता है बुजुर्ग इंसान को अगर उठाने के लिए, तो या वॉशरूम ले जाने के लिए, तो वो प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। इसीलिए उसको जो एकोमोडेशन मिल रही है उसके लिए कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं लगेगी, वो ज़ीरो होगी। जहाँ पे एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म करेगा, या ये कस्टमरी एम्प्लॉयर्स के लिए प्रोवाइड करना लाइक लिविंग एकोमोडेशन, कि जैसे मान लीजिए रिलायंस ने जामनगर में टाउनशिप बसा दी, या पंजाब में जहाँ पे रिलायंस की अपनी फैक्ट्रीज हैं, जैसे आई यूज टू डू ऑडिट ऑफ वन ऑफ द फैक्ट्री जिसका नाम था अपोलो फाइबर्स लिमिटेड। तो अपनी एक टाउनशिप बसा रखी है ताकि एम्प्लॉय वहाँ पे बेटर तरीके से काम कर सकें, वहाँ पे कम्यूटिंग में टाइम वेस्ट ना हो, और पूरा एक जो है जगह उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रखी है। वहाँ पे सिर्फ रिलायंस के एम्प्लॉयज़ ही रहते हैं, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ताकि उनके जो है वो सही टाइम पे आए, ठीक टाइम पे जाएं, और जब भी ज़रूरत पड़े कोई इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन। अगला है जहाँ पे कोई स्पेशल थ्रेट है एम्प्लॉय की सिक्योरिटी को, इस वजह से एम्प्लॉय को एक स्पेशल एकोमोडेशन दी गई है, उसको भी हम लोग जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन बोल सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को घर मिले हुए हैं, और उनमें जो है आपको एकोमोडेशन जो दे रखा है वो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए है,
के स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने पड़ते हैं वहाँ पे, तो वो जो एकोमोडेशन है वो उनके लिए एक तरीके से नॉन टैक्सेबल है। डायरेक्टर कैन क्लेम ओनली वन ऑफ द फर्स्ट टू एग्जेम्पशन, यानी कि आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर तभी क्लेम कर सकता है, जो ये ऊपर वाली प्रॉपर परफॉर्मेंस और बेटर परफॉर्मेंस वाली, कि जब डायरेक्टर का मटेरियल इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, यानी कि उसके आप बोल सकते हो मटेरियल इंटरेस्ट से सपोज उसकी शेयर होल्डिंग नहीं है या बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिफाई करना पड़ेगा, हर एक केस में डिफरेंट देखा जाएगा। तो डायरेक्टर के पास जब मटेरियल इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्टर की कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टर तब ये बेनिफिट क्लेम कर सकता है कि प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने उसको ये जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन दे रखी है। या डायरेक्टर फुल टाइम वर्क कर रहा है, तो इस वजह से भी आप ये एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं, फर्स्ट टू वाली प्रॉपर परफॉर्मेंस और बेटर परफॉर्मेंस। या फिर कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डायरेक्टर का जो जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन माना जा सकता है, अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस या बेटर परफॉर्मेंस वाले ऊपर वाले दो क्राइटेरिया में फॉल होना है तो। अदरवाइज डायरेक्टर का नहीं माना जाएगा, और उसके लिए वो जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन नहीं माना जाएगा, तो नॉन जॉब रिलेटेड वाले रूल्स अप्लाई होंगे अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर डायरेक्टर का मटेरियल इंटरेस्ट होगा, तो कोई भी एकोमोडेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट जॉब रिलेटेड। डायरेक्टर अगर पार्ट टाइम वर्क कर रहा है, तो फिर उसका माना जाएगा नॉन जॉब रिलेटेड। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और डायरेक्टर मान लीजिए पार्ट टाइम वर्क कर रहा है, तो फिर आपका ये नॉन जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन है, तो आप टैक्सेबिलिटी जैसे अभी हमने सीखी थी वैसे निकालेंगे। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिविंग एकोमोडेशन expenses. So sometimes employer gives certain asset or benefits to employee, वो और भी cost accommodation से related meet कर लेता है, जैसे employee को वो रहने के लिए फर्नीचर भी दे रहा है, और उसके साथ साथ उसके इलेक्ट्रिसिटी वाटर के बिल भी वो सबमिट कर रहा है। तो इन खर्चों का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, लेट अस सी नाउ। तो अगर वो एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद लिविंग एकोमोडेशन है, जैसे एसेट and expenses like furniture, ACs, और expenses connected with living accommodation like water bill, electricity bill, वो भी टैक्सेबल है एम्प्लॉयज में जहाँ पे एम्प्लॉयर ने कॉस्ट मीट करी है। अगर कोई एसेट प्रोवाइड कर रहा है, तो उनका यूजुअली 20% ऑफ द कॉस्ट विल बी अज्यूम टू बी टैक्सेबल बेनिफिट। अगर कोई बिल पे करा है, तो जितना बिल पे करा है उस वो वैल्यू जो होगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट मानी जाएगी। ये नॉन जॉब रिलेटेड केस में यही करा जाएगा, यानी एसेट अगर प्रोवाइड करा तो 20% ऑफ द कॉस्ट ले लेंगे। अगर कोई और खर्चा करा एम्प्लॉय के घर से रिलेटेड, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, तो जितना एक्चुअल खर्चा हो वो कंसिडर करेंगे। जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन में कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे अभी हमने समझा, लेकिन उस पर एक लिमिट लगा दी जाएगी। तो लिमिट क्या लगाएगी, देखिए, सबसे पहले एक कौन कौन से खर्चों पे अप्लाई होगा जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन वाला पॉइंट, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो बेनिफिट है एक तरीके से जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन में, तो वो हीटिंग, लाइटिंग और क्लीनिंग के खर्चे पे अगर एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है या पे कर रहा है, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेकोरेशन में, और फर्नीचर एंड अदर गुड्स नॉर्मल फॉर डोमेस्टिक ऑक्यूपेशन, जैसे आपको मान लीजिए एसी दे दिया या आपको एयर प्योरीफायर दे दिया, इस तरह के जो आपको खर्चे, टीवी दे दिया, तो वो वाले बेनिफिट पे आप कैसे निकालेंगे। टैक्सेबल बेनिफिट आप पहले नॉर्मली कैलकुलेट करिए, यानी कि 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट गिवन, और प्लस एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, तो वो निकालेंगे। लेकिन उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा अप टू 10% ऑफ नेट अर्निंग। तो नेट अर्निंग क्या मानी जाती है यहाँ पे, नेट अर्निंग विल बी नथिंग बट पूरी एम्प्लॉयमेंट इनकम एक्सेप्ट इंक्लूडिंग दिस बेनिफिट, जो आपका लिविंग एकोमोडेशन एक्सपेंसेस वाला बेनिफिट है उसको छोड़ के, बाकी सब लिविंग एकोमोडेशन वाले बेनिफिट को छोड़ के बाकी सारी इनकम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड विल बी considered as part of net earning. So let us do this through an example. Let us see this example. Illustration 5. Expenses connected with living accommodation. Your
Requirement A part is calculate the taxable benefit for the tax year 23-24, assuming the accommodation is not job related. B part, calculate the taxable benefit for the tax year 23-24, assuming the accommodation is job related. So, illustration 5, let's do this. If accommodation is not job related. तो देखिएगा, question says Fanta is a hotel manager and is provided with accommodation. Her salary is £25,000. She has other employment benefit of 500 and makes payment into her employer's occupational pension scheme of 2000 per annum. The accommodation has an annual value of 1500 and cost her employer 90,000 4 years ago when she first occupied the accommodation. The accommodation contains furniture which cost the employer 10,000 4 years ago. Employers pay her all of her household bills totaling 1000 per annum. So let us do this. ओके, सबसे पहले हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लिविंग एकोमोडेशन निकालते हैं. ओके गाइस, सो पाउंड्स में अमाउंट है, एक हम पर्टिकुलर्स, एक हम अमाउंट का आउटर कॉलम, एक हम अमाउंट का इनर कॉलम, एंड नाउ लेट्स डू दिस. ओके, सबसे पहले एक बेसिक चार्ज which is higher of annual value or your rent paid by employer. देखिए, तो एनुअल वैल्यू आपको गिवन है विच इज 1500 और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज 0. तो बेसिक चार्ज जो हो गया ए, वो आपका हो गया 1500, राइट. अब अगला है एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज. तो ये कैसे निकलेगा, लेट अस सी वर्किंग नोट 1. देखते हैं वर्किंग नोट 1 में एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज. सो पाउंड्स में फिगर है सारा. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वो आपको दे रखी है 90,000. तो ये 90,000 कॉस्ट इज रेलिवेंट एज गैप बिटवीन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड गिविंग टू एम्प्लॉय फॉर द फर्स्ट टाइम is less than 6 years. So cost is this, then limit is 75,000, excess is 90 minus 75, 15,000. Okay, no capital improvements were done, so that's why. So if we would have taken capital improvements, so no capital improvements were done prior to 6 April 2023. So excess 15,000. On that, we will apply official rate of interest 2.25%. So we'll get the expensive living accommodation charge will be 15,000 into 2.25%. So it will be 338 if we round it.
338 will be your accommodation, expensive living accommodation charge. So your taxable benefit for this will be 1500 plus 338, 1838 taxable value for the year. Let's see if this benefit was for the year. Yes, it was for the year, entire year. Now, expenses associated with living accommodation. So asset given to employee, it's cost into 20%. So cost is given to us 10,000. Furniture basically 10,000 into 20%. So that 2,000 will be there. And then household bill paid by employer. How much? So household bill of 1,000 was paid by employer. So this is 1,000 now. So basic charge plus E and AC. This is your B. Suppose taxable value is C, which is A plus B. Now we take this expenses living with accommodation. So expenses, then we call it as D. So this is 2,000 plus 1,000, 3,000, and total taxable value will be 3,000 this expenses plus 1,838 will be your taxable value for living accommodation. 4,838 should be the answer. 4,838 expenses living. So this is our answer to part A, which is taxable value of benefit if accommodation is not job related. Now let us replicate this answer. Like what will happen if accommodation is job related? Okay. So B part is what will be the answer if accommodation is job related? Okay. So C. So there will be no basic charge. There will be no your so we will say all the taxable value of living accommodation will be, I will just delete all these rows. So your taxable value of living accommodation will be 0, right? So this will be say A in this case. Expensive living with accommodation, so 2,000. Household expenses will be, so total expenses will be B, but limit. Limit is nothing but 10% of net earnings, where earnings will be, so let us prepare working note 2. So earnings will include your, see what all income, your salary income, that is 25,000, your employment benefits of 500, and from that deduction will be there of contribution to employer's occupational pension scheme less employer's contribution, sorry, employees contribution to pension scheme, employer pension scheme. So this is 2,000, assuming this to be within the limit. So this will be considered as net earning. So 23,500, 10% of net earnings will be 2,350 into 10%, 2,350.
So 2350 here it will be limit. So we will say taxable value of expenses with living accommodation will be 3000 or 2350, whichever is lower. So 2350 will be the answer if accommodation is job related. This is for those benefit where which are given asset or expenses incurred by employer. So this completes your living accommodation and related benefits. Let's discuss the next important benefit, which is cars, private fuels and vans. Okay guys, हो सकता है आप लकी हो और आपका एम्प्लॉयर आपको गाड़ी यूज करने के लिए दे रहा है, साथ में प्राइवेट फ्यूल भी दे रहा है, एंड मे बी यू डोंट वांट टू गेट लकी कि वैन्स मिले आपको, लेकिन अगर वैन्स भी मिलेंगी तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ. लेट अस फर्स्ट डील विद कार्स एंड प्राइवेट फ्यूल. तो कार्स, where a company car is available to employee for private use, a taxable benefit arises. अगर कंपनी कार एम्प्लॉयर ने आपको प्राइवेट यूज के लिए दी है तो हम एक टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकाली जाएगी, उसका तरीका है लिस्ट प्राइस इनटू एप्रोप्रिएट परसेंटेज. हम समझेंगे लिस्ट प्राइस क्या होता है और एप्रोप्रिएट परसेंटेज क्या होती है, कैसे निकाली जाती है. उसमें से अगर कुछ एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करा है प्राइवेट यूज के लिए, जैसे अभी घर के केस में करा था, तो वो हम लोग लेस कर देंगे और जितना वैल्यू बचेगी वो टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा. लिस्ट प्राइस समझे पहले क्या होता है. लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पे कार फर्स्ट रजिस्टर्ड होती है. जैसे हम जिसको ऑन रोड प्राइस बोल देते हैं यूजुअली, कि ऑन रोड प्राइस यूजुअली क्या रहेगा. हो सकता है कि आपने उसके ऊपर डिस्काउंट ले लिया हो, कोई गवर्नमेंट जॉब का या कॉर्पोरेट का या कोई रिलेटिव का, तो वो रेलेवेंट नहीं है. एक्चुअल प्राइस पेड इज नॉट रेलेवेंट, रादर योर लिस्ट प्राइस, दैट इज कि कार जब फर्स्ट रजिस्टर्ड हुई थी तो उस टाइम पे क्या प्राइस था, लिस्ट प्राइस, वो रेलेवेंट रहेगा. तो हमें क्वेश्चन में कई बार दे रखा होगा लिस्ट प्राइस क्या है और एक्चुअल प्राइस, तो ये दोनों डिफरेंट दिए हो सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस क्या पड़ा, लेकिन हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो लिस्ट प्राइस रेलेवेंट है, ना कि एक्चुअल प्राइस. तो जो एक कैलकुलेशन होगी इस बेनिफिट की वो लिस्ट प्राइस के बेसिस पे होगी. तो प्राइस, ये प्राइस आप देख लीजिए, पब्लिश होता है बाय मैन्युफैक्चरर फॉर द कार ऑन द अजम्पशन दैट इट विल बी सोल्ड इन यूके. इंडिविजुअल को बेची जाएगी रिटेल मार्केट में जब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवाएगा. इसमें साथ में जो भी आप एक्सेसरीज एम्प्लॉय को दे रहे हैं उनकी कॉस्ट भी ऐड कर दी जाएगी. जो एक्स्ट्रा आप उस टाइम पे जो भी आप लगवा रहे हैं गाड़ी में, वो सब की कॉस्ट भी एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाएगी. अगर आप स्टीरियो सिस्टम लगा रहे हैं या कुछ भी एक्सेसरीज लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें ऐड कर दी जाएंगी. और इसमें से कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका लेस कर दिया जाएगा. कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय ने गाड़ी की परचेज के टूवर्ड्स करा है. तो यहाँ पे दो तरह के कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं. एक तो जो गाड़ी खरीदने के लिए दिया गया है और एक जो प्राइवेट यूज के लिए दिया गया है. तो गाड़ी खरीदने वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो लिस्ट प्राइस निकालते वक्त माइनस करिएगा, लेकिन उसको भी मैक्सिमम 5000 तक. यानी कि अगर एम्प्लॉय ने खर्चा ही 2000 करा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ कार, तो 2000 लेस किया जाएगा. लेकिन अगर 10,000 खर्चा करा है तो सिर्फ 5000 तक का ही डिडक्शन अलाउड होगा. और दूसरा कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय करता है वो प्राइवेट यूज के लिए करता है. तो प्राइवेट यूज वाला जो है रेकरिंग होगा, तो वो जब आप टैक्सेबल बेनिफिट निकाल रहे होंगे तब लेस किया जाएगा. लिस्ट प्राइस में से कैपिटल कंट्रीब्यूशन के टूवर्ड्स जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा है वो लेस किया जाएगा. तो आइए सबसे अब हम अप्रोप्रिएट परसेंटेज समझते हैं और अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, तो और क्लैरिटी आएगी. तो ये जो अप्रोप्रिएट परसेंटेज हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल है या डीजल है. और डीजल में भी एक स्टैंडर्ड है विच इज कॉल्ड RDE2 स्टैंडर्ड. अगर वो स्टैंडर्ड मीट करते हैं तो बेसिकली ये आपकी गाड़ियाँ पॉल्यूशन कितना कर रही हैं उसके ऊपर
आपको ये परसेंटेज लगेगी। जो गाड़ी ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी, आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट ज़्यादा आएगा, यानी कि आपको नुकसान ज़्यादा होगा। जो गाड़ियाँ कम पॉल्यूशन करेंगी उन पे बेनिफिट कम होगा। तो बेनिफिट जो निकाला जाएगा, आपका टैक्सेबल बेनिफिट कम निकाला जाएगा। तो बेसिकली देखिए, अगर कोई गाड़ी पेट्रोल की है प्लस डीजल की अगर स्टैंडर्ड मीट करती है, तो उसके लिए 51 टू 54 ग्राम अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है पर किलोमीटर, तो आपका परसेंटेज जो रेलेवेंट है बेनिफिट निकालने के लिए वो 15 है। और अगर डीजल कार जो स्टैंडर्ड नहीं मीट करती है तो 4% बढ़ जाता है, तो 15 की जगह 19 हो जाता है। अगर गाड़ी 55 ग्राम का CO2 लेवल प्रोड्यूस कर रही है, तो आपका ये 16 है अगर पेट्रोल कार है प्लस डीजल कार जो स्टैंडर्ड मीट कर रही है। अगर डीजल कार स्टैंडर्ड नहीं मीट कर रही, तो ये 20 हो जाता है, 4% बढ़ जाता है। हर एक उसके बाद अगर गाड़ी का CO2 लेवल इससे भी ज़्यादा है, तो हर एक कंप्लीट एडिशनल 5 ग्राम एमिशन के लिए 55 ग्राम से ऊपर 1% आपका और ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 60 हुआ तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा पेट्रोल कार के लिए। डीजल कार नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड के लिए 20 प्लस 1 21 परसेंटेज हो जाएगा। हम इसको अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चंस के थ्रू और क्लैरिटी आएगी। ये टेबल्स आपको दे रखी होंगी। इलेक्ट्रिक कार अगर है, प्योर इलेक्ट्रिक कार, तो 2% अप्लाई होता है, क्योंकि उनका जीरो CO2 एमिशन होता है, तो इसलिए 2% इज द टैक्सेबल वैल्यू। अगर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है, जैसे ग्रैंड विटारा बोल सकते हो, तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है। पेट्रोल इलेक्ट्रिक कार्स में आपका जैसे टाटा नेक्सॉन हो गई, टाटा पंच हो गई। पेट्रोल और डीजल कार में आपका जैसे मान लीजिए स्विफ्ट डिज़ायर है, तो वो आपके पेट्रोल वर्जन भी आते हैं, डीजल भी आते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार वो है जिसमें आप पेट्रोल डीजल से भी चल रही होगी, प्लस आपका वो इलेक्ट्रिक कार्स भी वो ऑटो चार्ज हो जाती है। तो उनके केस में इलेक्ट्रिक रेंज पे डिपेंड करेगा कितना टैक्सेबल बेनिफिट है। अगर इलेक्ट्रिक रेंज 130 माइल्स या उससे ज़्यादा है, तो 2% होगा टैक्सेबल बेनिफिट। 70 टू 129 में 5%, 40 टू 69 में 8%, 30 टू 39 में 12%, 30 माइल से कम में 14%। तो ये आपको याद नहीं रखने, अप्लाई करना आना चाहिए। वी विल these will be given to you in exam, and we need to know how to apply these percentages. So we will do that now. Let us do the calculation and then फिर हम लोग इसको और पॉइंट्स इसके समझेंगे। इलस्ट्रेशन 6 देखिए, कंपनी कार। Boris is provided with a petrol company car with CO2 emission of 140 gram per kilometer. Identify the percentage to be used in calculating the taxable benefit arising on the provision of the company car. Explain the difference if the car was a diesel car which did not meet the RDE2 standard. B, the car was a diesel car meeting the RDE2 standard. Okay, guys, let's do this. Illustration 6. We are learning how to calculate the appropriate percentage for calculating the car benefit. Illustration 6. Company car. Okay. Now, uh, petrol car plus car meeting diesel car, same rule apply. Petrol car and car diesel, so petrol car, yeah, diesel car meeting RDE2 standard. सेम रूल अप्लाई करता है। तो देखिए, उसके लिए जो आपका CO2 लेवल है, तो बेसिक जो परसेंटेज है, बेसिक परसेंटेज वो आपकी 15, सॉरी 6, अगर पेट्रोल कार है तो 16 है। ये बेसिक परसेंटेज अप टू 55 ग्राम CO2 लेवल पे है। CO2 अगर लेवल अप टू 55 है, तो ये आपका 16% है। एडिशनल is for every 5 ग्राम of CO2 लेवल 1% और बढ़ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे?
सबसे पहले आप 140 ग्राम है, अगर ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको 5 के मल्टीपल में डाउन में फुल 5 जो होगा उसके लिए 1% है। अब जैसे 140 है तो आपका 5 से डिविजिबल है तो इसलिए 140 लिया। अगर ये 139 होता तो वी वुड हैव टेकन 135। तो 140 माइनस 55 अपॉन 5, तो आपने ये लिया। तो ये आपका 17 एक्स्ट्रा परसेंटेज आएगा, एडिशनल परसेंटेज। तो आपका जो परसेंटेज होगा, अप्रोप्रिएट परसेंटेज जो माना जाएगा, वो आपका 16 प्लस 17 33 हो जाएगा। तो जो आंसर है पेट्रोल कार डीजल कार मीटिंग आरडी टू स्टैंडर्ड, ये रहेगा। ठीक है जी। अगर यही आपकी डीजल कार नॉट मीटिंग आरडी टू स्टैंडर्ड होगा, डीजल कार नॉट मीटिंग RD2 स्टैंडर्ड, तो ये आपका बेसिक परसेंटेज 20 हो जाएगा, 4% बढ़ जाता है। उसके बाद आपका सेम है 140 माइनस 55/5, तो आपका ये 37 हो जाएगा। तो 33% विल बी अप्लाइड टू लिस्ट प्राइस अगर ये पेट्रोल कार है या डीजल कार जो मीट कर रही है स्टैंडर्ड, और डीजल कार नॉट मीटिंग RD2 स्टैंडर्ड, ये 37% हो जाएगा। तो जो आपका ए पार्ट का आंसर है वो ये है, जो आपका बी पार्ट का आंसर है वो ये। Let's do TYU4. Test your understanding 4 भी आपका परसेंटेज निकालने के लिए है। Lewis is provided with a company car by his employer. The car has a CO2 carbon dioxide emission rate of 132 gram per kilometer, 187, 62 and 53. Calculate the appropriate percentage assuming the car runs on petrol car or is a diesel car which does not meet the RD2 standard. So हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर ये पेट्रोल कार है या डीजल कार नॉट मीटिंग standard, right? So let us see case 1. आपका जो CO2 है that level is 132 ग्राम per kilometer, 132 gram per kilometer. So your basic percentage is 16 up to 55. Then additional percentage. For additional percentage, what you need to do, 132 first round down to 130, 5 के डिविजन में, upon 55, 130 minus 55 upon 5. So 130 minus 55 upon 5. So this will be 15. So 16 plus 15. So 31%. So appropriate percentage will be 31%. Okay. Diesel car not meeting standard, this 16 will become 20. This additional will be same, that is 15, and total will be 35 now. Second case, your CO2 is 187 gram per kilometer. So your basic percentage will be 16 and 20. Your additional percentage, so if I have to just copy this thing only, okay, additional percentage, see how it will be calculated. Instead of 187, we'll take 185. So 185 minus 55 upon 5. So this will give us 26, 42. But maximum appropriate percentage has a limit. तो वो लिमिट जो है वो आपकी 37% है, यानी मैक्सिमम टैक्सेबल बेनिफिट विल बी 37। तो 37% विल बी द मैक्सिमम बेनिफिट। ऐसे यहाँ पे 26
46 जो आता है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 37 पे, तो मैक्सिमम जो आपका बेनिफिट है वो 37% रहेगा। अगर यही गाड़ी, अगर थर्ड जो है CO2 लेवल जो है वो आपका 62 ग्राम है पर किलोमीटर, तो आपका बेसिक परसेंटेज जो है, basic percentage 16 and 20, additional percentage is 60 minus 55 upon 5, that will be 1. Here also it will be 1, so 17 and 21. Fourth, अगर आपका CO2 level जो है कार का, that is 53 gram per kilometer, then your basic percentage will be 15 and 19. It will not be your 16 because it is between 50 to 54 grams. You can see here. So if your car has CO2 between 51 to 54, then petrol car and diesel car meeting standard 15 and not meeting standard 19. So this is how it will be done. So this completes our PYU 4. Now let us do illustration 7. So let us do illustration 7. You can see, calculate the car benefit taxable on each of the above employees of Fashionable PLC in the tax year 23-24. During the tax year 23-24, Fashionable PLC provided the following employee with the company cars. Number 1, Marwa was provided with a diesel car meeting the RD2 standard on 6th August 2023. The car had a list price of 13,500, but Fashionable PLC secured a discount and paid 12,500. The car has an official CO2 emission rate of 107 ग्राम पर किलोमीटर। तो हम लोग पहले एक एक केस करते हैं, तो मारवा वाला केस करते हैं। लेट अस डू दैट। illustration your 7 company cars. Okay, now let's do first Marwa. Okay, guys, now let us see how we'll calculate. Figure will be in pounds. So first of all, we need to take list price. List price is given to us, that is 13,500. Then appropriate percentage we have to calculate. So see, basic percentage is basic percentage we will take if it is more than 55. Basic percentage we will take will be 16. Okay, or you can say 16. Okay, fine. Then additional percentage will be for every 5 gram above 50, 55, it will be 1% additional. So 107 gram per kilometer was the emission. तो 107 की जगह 105 because divisible by 5, 55 divide by 5. तो 105 minus 55 divide by 5. So 105 minus 55 upon 5. So this will give us additional percentage. So appropriate percentage will become 16 plus 10, 26%. So this is our B. And so taxable value for the year will come 13,500 into 26%. So this will be 3,510. So actual price is not relevant. Okay, list price is relevant. So taxable value for the year. But we need to see whether this benefit was provided for the entire year. No, you can see car जो provide करी है 6 अगस्त को करी है. April, May, June, July, this car was not there. So this was only benefit for 8 months.
So proportionate taxable value कब से 6th August 2023 to 5th April 2024। तो ये बेनिफिट जो है वो आपका 3510 डिवाइड बाय 12 इंटू 8, ये आपका 2340 आएगा। 2340 आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी इस बेनिफिट की, जिस जो आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा, मारवा की इनकम में जोड़ा जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो हमने लिस्ट प्राइस लिया, बेसिक परसेंटेज 16 है, और ये गाड़ी आपकी, मान लिए मैंने कि पेट्रोल गाड़ी है, डीजल कार है, सॉरी डीजल कार मीटिंग RD2 स्टैंडर्ड। सो डीजल कार मीटिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो हमने इसको 16 इसलिए लिया। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट केस देखें तो वो है आपका बेटी का। बेटी के केस में देखिए क्या है क्वेश्चन में, बेटी was provided with a diesel company car throughout the tax year 23-24. Car does not meet RD2 standard. Car had a list price of 16,400, official CO2 emission rate of 137 gram per kilometer। तो आप देखिए, कार does not meet, डीजल कार है ना, डीजल कार not meeting standard। So, okay, no problem. List price will still be relevant. So list price is your 16,400. And so this is our A. Appropriate percentage, basic percentage is 20 for diesel car not meeting standard, and additional percentage is, basic is 20, additional is, you can see, additional is calculated as 137 gram. So 137 will be 135 minus 55 upon 5. So 135 minus 55 upon 5 is 16. So 20 plus 16, 36. So appropriate percentage will be 36. So your taxable value for the year, this will be 16,400 into 36%. So 5904, and since the car was provided for the entire year, so the benefit will be taxable for the year only, no proportionate. Third case, Francisco was provided with a new petrol car throughout the tax year 23-24. Francisco was required to contribute 3,000 towards the purchase cost. The car has a list price of 22,600, an official CO2 emission rate of 214 gram per kilometer. Francisco paid the company £1,200 during the tax year 23-24 for the private use of the car. Francisco, okay guys. Now Francisco, we have to see pounds plus we have to see a car. So list price is given to us, that is 22,600. But if any capital contribution by employee, but up to 5,000 each. So we, employee in our case has done 3,000 of contribution. So this will be deducted to get the list price for benefit. So it will be 22,600 minus 3,000, so 19,600. Next will be appropriate percentage. So basic rate is 1,
basic rate. We need to see what type of car it is. Petrol car. It is a petrol car. So basic percentage is 16. Then additional percentage is, so emission is 214. So it will be 2, round down to 210 minus 55 upon 5. 31. So total comes out to 16 plus 31, 47. Restricted to 37. So appropriate percentage will be 37. 37. And list price for benefit will be 19,600. So your taxable value of benefit will be 19,600 into 37%. So this is for the year. Now this was given to you for the year only, but less contribution by employee for private use, that is 1200. So this will be 6050 net taxable value of benefit. 6052. So net taxable value of benefit will be 6052. Okay, now two more parts. Let's see. Fourth part, Derek. See, Derek was provided with a hybrid electric car throughout the tax year 23-24. Car has a list price of 60,000 and the official CO2 emission rate of 39 gram per kilometer and the electric range is 41 miles. Fashionable PLC also paid for road tax, insurance, maintenance, which cost 1600 during the tax year 23-24. So let's do this. First of all, list price of the car. List price is how much? List price is 60,000. Okay. Now, no capital contribution, so this will be relevant. Now, appropriate percentage. So, hybrid electric car. This is hybrid electric car. Electric range is 41 miles. If we see the table, let us quickly see the table for so if 41 miles is the range, 40 to 69 miles, percentage is 8. So appropriate percentage is 8%. So let us apply this. So appropriate percentage as per the electric range is 8% as ranges between 40 to 69 miles. So 8% appropriate percentage. Suppose we give this name B and list price is your A. So your taxable value of benefit will be 60,000 into appropriate percentage. It will be 4,800 and benefit is given for the entire year. So this will be the taxable amount and Fashionable PLC note has paid for so taxable value of benefit
that is 4800 includes the expenses for repair, maintenance, insurance, etc. So again, so no treatment is required for the actual expenses incurred by Fashionable PLC for these things. So 1600 given in the question is irrelevant. Now let's do the last part of this question. So Aisha was provided with an electric company car throughout the tax year 23-24. The car has zero CO2 emission. The car had a list price of 17,000. Aisha, so list price, sorry, pounds, list price is 17,000 and appropriate percentage. Electric car is there, so percentage is 2%. So suppose I give this name B and list price is A. So your taxable value of benefit will be A into B. That will be 17,000 into 2%. So 340. And this benefit is given for the year. So that's why it will be the full taxable value, 340. I hope you have understood this, all the cases. Okay, guys. So let's move on to the next concept. There were some points related to car benefit. So let's go through these. Quickly see. Where an employee changes a company car during the tax year, a separate calculation need to be performed in respect of each car with appropriate time apportionment. So if employee was using a suppose car with CO2 emission of 100 gram per kilometer, now he is using in between after 8 months you have given him an electric car. So for 8 months it will be calculated as per 100 grams. For remaining 4 months it will be calculated as per electric car, that is 2%. Where car is unavailable for a period during the tax year, benefit charges proportionately reduced. Reduction applies only if the car was unavailable for a continuous period of at least 30 days. Same, employer provide the car, but for certain work, employer took back the car for some other person for say 2 months. Then again, we will take the benefit only for the period when it was there. If it it was just a 10 days or 5 days or less than 20 days, less than 30 days, then unavailability will not be considered. Then you will calculate for the entire year. If at a time it is for 30 days or more, then you will exclude this period and you will calculate the proportionate benefit. Car benefit takes into account all of the running expenses of vehicle. So there is no additional benefit where employer pays for insurance, road fund, license, maintenance, etc. We saw in the previous question wherein employer was paying for different things, insurance, road fund, etc. So there was no separate treatment. Already the benefit has been included in the calculation, that is list price into appropriate percentage. इफ ए शॉफर इज प्रोवाइड विद द कार, अगर एक ड्राइवर भी दिया है कार के साथ तो सर्विस ये एडिशनल बेनिफिट होगी और उसका जो है कैलकुलेशन
अलग से करा जाएगा। जितना बेनिफिट, जितना ड्राइवर की कॉस्ट होगी, सैलरी होगी, वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी। अगर प्राइवेट फ्यूल, अगर आप जो प्राइवेट जर्नी कर रहे हो कार पे, उसके लिए फ्यूल भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उसके लिए सेपरेट कैलकुलेशन होगी। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे वो रूल्स। अगर एक से ज्यादा कार एम्प्लॉय को दी गई है, तो बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड कार इज कंप्यूटेड इन एग्जैक्टली द सेम वे एज सेट अबव। तो आपका दोनों गाड़ियों का बेनिफिट सेम तरीके से निकालेंगे। अगर पूल कार्स हैं, तो देर इज नो टैक्सेबल बेनिफिट इफ कार प्रोवाइड इज ए पूल कार। अगर एक इकट्ठे 4-5 एम्प्लॉयज को एक ही गाड़ी ले जाती है, तो क्या क्या कंडीशन है पूल कार के लिए? कार एक से ज्यादा एम्प्लॉय यूज कर रहा है, ये रात को एक किसी एक एम्प्लॉय के घर के पास नहीं रखी जा रही है, कोई प्राइवेट यूज जो होगा वो जस्ट इंसिडेंटल होगा, कि मान लीजिए एम्प्लॉय के ऑफिस के रास्ते में बच्चे का स्कूल आता है, तो आपने वहां पे स्कूल में ड्रॉप कर दिया, तो आप इसको प्राइवेट यूज इंसिडेंटल है, कि एम्प्लॉय उसका बिजनेस यूज कर रहा है, लेकिन उस रास्ते में अगर बच्चे का स्कूल आ रहा है तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया, तो इट विल नॉट बी प्राइवेट यूज। अगला बेनिफिट है प्राइवेट फ्यूल। अगर एम्प्लॉयर गाड़ी के साथ साथ आपको प्राइवेट फ्यूल के लिए भी पे करता है, उसके लिए आपका खर्चा करता है, तो उसके लिए बहुत ही हार्श प्रोविजन है। क्या है उसमें? आपके CO2 लेवल के बेसिस पे अप्रोप्रिएट परसेंटेज निकाली जाएगी। वो हमने जो अभी परसेंटेजेस यूज करी कार बेनिफिट में, वही सेम परसेंटेज होंगी, लेकिन इसमें लिस्ट प्राइस की जगह एक बेस फिगर ली जाएगी, और उसको उस एप्रोप्रिएट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा जाएगा। बेस फिगर जो हमारे टैक्स ईयर 23-24 के लिए है, वो है आपकी 27,800। 23-24, दैट इज 27,800। तो 27,800 जो आपका अमाउंट होगा, वो 27,800 जो होगा वो आपका बेस फिगर होगा। उसके ऊपर अप्रोप्रिएट परसेंटेज निकाला जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार के लिए या इलेक्ट्रिक कार के लिए, तो उस केस में कोई भी बेनिफिट नहीं माना जाएगा, उसके लिए आपका जीरो बेनिफिट माना जाएगा। No reduction is made to the fuel benefit for payment made by employee. एम्प्लॉय ने अगर कुछ भी पे करा फ्यूल बेनिफिट के लिए, अगर एम्प्लॉय ने पूरा फ्यूल के लिए नहीं, अगर पूरा फ्यूल का जो प्राइवेट फ्यूल का है, उसने पूरा खर्चा पे करा एम्प्लॉयर को, तो कोई भी बेनिफिट नहीं है माना जाएगा, ये कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। लेकिन एम्प्लॉय ने अगर कुछ भी नहीं दिया या पार्शली पे करा, तो डिडक्शन अलाउड नहीं है। ये और हार्श प्रोविजन है। बाकी सब बेनिफिट्स में आपने देखा, जो एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन लिया एम्प्लॉयर ने, वो लेस कर दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट फ्यूल के केस में जो आप एम्प्लॉय ने अगर पूरा का पूरा फ्यूल का पैसा दिया, तो जीरो है बेनिफिट। अगर पूरा नहीं दिया, पार्शली दिया या जीरो दिया, तो आपका ये टैक्सेबल बेनिफिट पूरा निकाला जाएगा, दैट इज 27,800 इंटू अप्रोप्रिएट परसेंटेज। फ्यूल बेनिफिट तभी अप्लाई होगा जब गाड़ी मिलेगी। जब गाड़ी नहीं होगी, तो गाड़ी का बेनिफिट नहीं होगा, तो फ्यूल बेनिफिट विल नॉट अप्लाई। आइए, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन फ्यूल बेनिफिट। प्राइवेट फ्यूल का इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। देखिए, continuing with situation set out in illustration 7, fashionable PLC, वही जो हमने अभी एग्जाम्पल करा था उसी को ही कर रहे हैं। मारवा was provided with fuel for private use between 6th August 23 and 5th April 2024। तो illustration 8 में हमें फ्यूल बेनिफिट बताना है इन एम्प्लॉयज के केस में। सो illustration 8, फ्यूल बेनिफिट फॉर केसेस इन illustration 7। ओके, सो पहला केस है मारवा।
देखिए यहाँ पे बेस जो रहेगा, बेस अमाउंट कैलकुलेशन के लिए वो है 27,800। वो सभी के लिए, सभी केसेस में बेस अमाउंट 27,800 है। एप्रोप्रिएट परसेंटेज जो है वो हमें ऊपर से लेनी होगी। लाइक आप देखिए, एप्रोप्रिएट परसेंटेज मारवा के केस में इट वाज 26 which we were calculating. So 26 percentage of 27,800 will be appropriate percentage. So fuel benefit for the year will be 27,800 into 26%। तो 7,228 ये पूरे साल का है। लेकिन गाड़ी हमें कितने महीने के लिए मिली थी अगर देखेंगे, यहाँ पे पेट्रोल जो मिला है 6 अगस्त से 5 अप्रैल तक, तो 8 महीने। फ्यूल बेनिफिट proportionate for 8 months। तो ये होगा 7,228 डिवाइड बाई 12 into 8। तो आपका 4,819 जो होगा, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी फ्यूल बेनिफिट की, और कोई डिडक्शन इसमें से और अलाउड नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ टेक द केस ऑफ बेटी। बेस अमाउंट विल रिमेन सेम। बेटी was provided with fuel for private use between 6 April and 31st December। और दो कार बेटी को पूरे साल के लिए मिलती, बट फ्यूल 31st दिसंबर तक मिला है। तो पहले तो अप्रोप्रिएट परसेंटेज लीजिए। अप्रोप्रिएट परसेंटेज बेटी के केस में ऊपर से आएगी, ये 36% है। ठीक है जी, 36% है। तो फ्यूल बेनिफिट फॉर द ईयर निकलेगा 27,800 इंटू 36%। तो ये आपका 10,008। बट फ्यूल बेनिफिट प्रोपोर्शनेट आपका अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स होते हैं। तो 9 मंथ्स के लिए इट विल बी 10,008 डिवाइड बाई 12 into 9। तो ये आपका 7,506 विल बी द टैक्सेबल बेनिफिट फॉर बेटी। थर्ड केस, Francisco was provided fuel for private use between 6 April 23 and 5th April 24। He paid Fashionable PLC 600 during the tax year toward the cost of private fuel, although the actual cost of fuel was 1,000। ये बहुत बड़ी गलती करी कि 1,000 का फ्यूल एम्प्लॉयर ने पे करा, इसमें 600 इन्होंने पे कर दिया, पूरा ही 1,000 पे करते ताकि कोई बेनिफिट अराइज ही ना होता। अब देखिए कितना जबरदस्त बेनिफिट अराइज होगा। तो यहाँ पे हमारा केस फ्रांसिस्को। तो अब देखिए अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऊपर से आएगी। तो अप्रोप्रिएट परसेंटेज हमने निकाली थी 47, बट रिस्ट्रिक्ट करी थी 37 पे। और टैक्सेबल फ्यूल बेनिफिट फॉर द ईयर पूरे साल के लिए गाड़ी मिली है यहाँ पे। तो बेस जो अमाउंट है दैट इज 27,800, उसका 37%, तो 10,286, राइट। और ये ही टैक्सेबल होगा। नोट, पार्शियल reimbursement of partial contribution for private fuel is ignored। तो प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशन, पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर होता है। अगर फुल कॉन्ट्रीब्यूशन 1,000 पे करते तो ये फ्यूल बेनिफिट 0 होता। नेक्स्ट, Derek was provided with fuel for private use throughout the tax year 23-24। Derek, डेरेक के केस में अप्रोप्रिएट परसेंटेज जो थी, अब ये आई थिंक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार थी, तो उसमें पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है। तो उसका जो अप्रोप्रिएट परसेंटेज था दैट वाज 8, वो आएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो अगर यूज होती तो वो 0 होता। तो अप्रोप्रिएट परसेंटेज 8। तो फ्यूल बेनिफिट फॉर द ईयर विल बी
27,800 इंटू 8%, 2224, ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट आता। लास्ट, एशा वॉज नॉट प्रोवाइड विद फ्यूल फॉर प्राइवेट यूज। एशा, ये आपका जो था वो इलेक्ट्रिक कार थी। नो, सो बेनिफिट विल बी ऑफ फ्यूल विल बी 0। सो ये आपका taxable value will be 0. I hope you have understood the fuel benefit also. So let's move on to the next concept. चलिए TYU 5 करते हैं, देखिएगा। Sue is calculate the benefit taxable on Sue and Prakash for the tax year 23-24. So Sue is provided with a petrol car by her employer. The emission rate shown on the registration document is 140 gram of carbon dioxide per kilometer and the list price of the car is 16,000. During the tax year 23-24, Sue drove 3,000 business miles and paid her employer 2,000 in respect of her private use of the car. तो आइए पहले Sue के केस में करते हैं। तो ये है TYU5, Sue एंड प्रकाश। तो पहले Sue का केस देखिएगा। पेट्रोल कार है और हमें सबसे पहले अमाउंट लेना है पाउंड्स में। लिस्ट प्राइस देखिए कितना है। लिस्ट प्राइस ऑफ द कार 16,000। कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय नहीं करा है, तो ये हमारे लिए ए बन गया। अब एप्रोप्रिएट परसेंटेज निकालना है। उसके लिए वी नीड टू सी कार कौन सी है। यहाँ पे पेट्रोल कार है शायद, तो पेट्रोल कार है अगर, और 140 ग्राम किलोमीटर उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लेवल है, तो बेसिक जो परसेंटेज है वो आपका 16 अप्लाई होता है। एडिशनल जो परसेंटेज है वो आपका 141 ग्राम है, तो 141 माइनस, सॉरी 140 राउंड डाउन करके 55/5, तो आप ये ऐड कर दीजिए परसेंटेज, तो ये आपका 17। तो 16 प्लस 17, ये आपका 33। तो आपका जो अप्रोप्रिएट परसेंटेज है P विल बी 33। तो आपको जो टैक्सेबल वैल्यू फॉर द ईयर विल बी 16,000 लिस्ट प्राइस इंटू 33%, तो ये 5280 आया। लेकिन अगर देखिए कि बेनिफिट पूरे साल के लिए मिला, हाँ ये बेनिफिट पूरे साल के लिए मिला है, तो ठीक है। उसमें से लेस कंट्रीब्यूशन फॉर प्राइवेट यूज बाय एम्प्लॉय, हाउ मच इट हैज पेड। इट हैज पेड 2,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट यूज, तो वो आपका लेस करके, सो नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार बेनिफिट is your 5280 minus 2,000, so 3280 the answer. Now let us see for Prakash. Prakash is provided with a diesel car which does not meet the RD2 standard by his employer. The list price of car is 36,000. Prakash contributed 6,000 towards the cost of the car. During the tax year 23-24, Prakash drove 28,000 business miles. Emission rate of the car is 187 gram per kilometer. So Prakash, let us do it for Prakash. तो थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पे। पहले पाउंड्स में अमाउंट, सो लिस्ट प्राइस जो आपको दिया हुआ है वो है आपका 36,000 लेस कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय अप टू
GBP 5000। सो 6,000 कर रहा है, बट हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अप टू 5,000 तक। तो लिस्ट प्राइस फॉर कार बेनिफिट will be, so let's name this as A. So this will be 36,000 minus 5,000, so it will be 31,000. Now appropriate percentage, so ये कार जो है वो देखिए कौन सी है, डीजल कार नॉट मीटिंग, डीजल कार नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड। तो डीजल कार नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड पे आपका जो बेसिक परसेंटेज है वो आपका 20 है। फिर उसके बाद एडिशनल परसेंटेज जो है वो आप देखिए कैसे निकालेंगे। एडिशनल परसेंटेज 187 ग्राम के हिसाब से, तो 187 राउंड डाउन टू 185 माइनस 55 अपॉन 5। सो 185 माइनस 185 माइनस 55 अपॉन 5, तो ये आपका 26। तो टोटल बन जाता है 46, बट ये रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 37। तो 37% जो होगा वो आपका अप्रोप्रिएट परसेंटेज माना जाएगा, तो वो बी ले लेते हैं। तो आपका 37, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द ईयर, दैट इज ए इंटू बी। सो वो होगा आपका 31,000 इंटू 37%, 11,470। कोई रिकवरी नहीं है एम्प्लॉयज से, पूरे साल के लिए है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर TYU5 Prakash case. So this completes TYU5. Okay, any question we have left? No. Now private fuel is also done. Let's do TYU6 and 7 also. TYU6. Charles took up employment with Weavers Limited on 1st July 2023. So, first requirement, calculate Charles' taxable benefit for the tax year 23-24 in connection with his private use of the car. So, Charles took up employment with Weavers Limited on 1st July 2023. His remuneration package included a petrol-driven car with a list price of 24,000. He took delivery of the car on 1st August 2023. The car has a CO2 emission of 160 gram. As a condition of the car being made available to him for private motoring, Charles paid 100 per month for the car and 50 per month for petrol. Weavers Limited incurred the following expenses in connection with Charles' car: servicing 450, insurance 980, fuel of which 1150 was for business purpose, remaining for private, maintenance is 640. Calculate Charles' taxable benefit for the tax year 23-24 in connection with his private use of the car. Let's do this. So Charles took up employment with this, okay. Pounds. Okay. First of all, list price of the car. So list price of the car is 24,000 and no contribution towards capital cost. 24,000. Okay. So list price is 24,000. This is A, suppose. Next is appropriate percentage. So see, it is what type of car? Petrol car. So petrol car, basic percentage is 16 up to 55 grams. So 160 gram is CO2 level. So additional percentage will be 160 minus 55 upon 5. So it will be, sorry, so it will be solving, we'll get 21. So 16 plus 21, kitna aa jata hai? 37. So appropriate percentage
जो आपका आएगा 37%। ठीक है जी। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार बेनिफिट फॉर द ईयर वो बनेगा 24,000 इंटू 37%। लेकिन ये पूरे साल का है। प्रपोर्शनेट टैक्सेबल वैल्यू कब से कब तक का? आपको 1 अगस्त को गाड़ी मिली है और फिर हम मान लेते हैं पूरे साल के लिए। तो 1 अगस्त 2023 टू से 5 अप्रैल 2024। तो आपको अप्रैल मई जून जुलाई नहीं मिली, 4 महीने नहीं मिली, 8 महीने आपको गाड़ी मिली। तो 8 मंथ का बेनिफिट विल बी डिवाइड 8880 डिवाइड बाई 12 इंटू 8। तो ये आपका 5920 आया। ये आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार बेनिफिट आया। अभी फ्यूल बेनिफिट भी है, तो इसको हमने सपोज नाम सी दिया। ठीक है, तो ये अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद प्राइवेट फ्यूल बेनिफिट। प्राइवेट फ्यूल बेनिफिट के लिए हमें बेस अमाउंट पता है 27,800 रहता है। एप्रोप्रिएट परसेंटेज जो रहती है वो आपकी ऊपर वाली 37 ही रहेगी। ठीक है जी। बेस अमाउंट इतना, आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्राइवेट फ्यूल फॉर द ईयर will be 27,800 into 37%, 10,286। उसमें से कोई लेस डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन प्रपोर्शनेट टैक्सेबल वैल्यू जरूर निकलेगी। तो प्रपोर्शनेट टैक्सेबल वैल्यू जो होगी डी, तो वो होगी 10,286 डिवाइड बाई 12 इंटू 8, 6857। तो 6857 आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो होगी दैट विल बी सी प्लस डी। तो दैट विल बी 5920 प्लस 6857, 12,777। नोट्स, नो separate, no use of amount paid for servicing, insurance and maintenance as deemed to be included in taxable benefit of car. Partial payment for fuel, private fuel, is not deductible and is not relevant. Okay, so 12,777 will be the benefit. So this is answer to TYU 6. Okay, one mistake here. Basically, I forgot about the contribution by employee. So here, employee contributed for 8 months. How much he contributed? You can see £100 per month. So 100 into 8. So 800 was contributed. So taxable benefit, then net taxable benefit will be 5920 plus minus 800. So it will be 5120. This will be say known as D. Now this will be suppose this called as E. Then your taxable value will be D plus E. So it will be 5120 plus 6857, 11,977.
everything else is correct. So I forgot to deduct employees' contribution towards private use of the car. Fuel is not deductible, but for private use, employees' contribution is deductible as per the amount paid. Okay, now let's do TYU 7. Calculate Geeta's taxable earning for the tax year 23-24. Geeta was employed as sales manager of Wilt Limited from 1st August 2023 at a salary of 60,000 per annum. From 1st November 2023, uh, the company provided her with a car, the list price of which was 15,000 and the emission rate was 119 gram per kilometer. Up to 5 April 2024, she drove 6,000 miles, of which 4,500 were for private purposes. Company paid for all running expenses. Between 1st November 23 and 31st January 24, the company paid for all petrol usage, including private use. Geeta made a contribution to her employer of 15 per month towards the cost of petrol for her private use. From 1st February 24, her employer only paid for business use petrol. Calculate Geeta's taxable earning for tax year 23-24. So TYU 7, Geeta. Okay, guys, we have to calculate taxable earning for tax year 23-24. So amount will be in pounds. So we can say amount, particulars. Okay. Now, next thing is salary. First of all, salary. Now, see salary, any change. 1st August 2023, 60,000 per annum is the package. So for like 60,000 upon 12 into 8. So we can say August 2023, 1st August 2023, April, May, June, July are not there, to 5th April 2024. So 8 months. Okay, so 8 months salary will be taxable. We can just show the calculation here, and here we can put the final figure. I hope this is clear. 40,000. Now, next, from 1st November, company provided her with a car, the list price of which was this. Okay, so taxable value of car benefit. Let us do it in working note 1. Working note 1. Taxable value of car benefit. Okay, guys. First of all, amount pounds. So list price of the car is how much? So list price of the car is 15,000. Okay. Now list price is given and no capital contribution. Okay. Now, so list price is relevant. Now, next is appropriate percentage. So, see what type of car it is. Petrol. So, it's petrol car. Basic percentage is 16. Then, this is a 119 grams. So, additional percentage will be 115 minus 55 upon 5. So, it will be 12. 16 plus 12, 28%. So appropriate percentage is 28. 28. Now your taxable value for the year will be 15,000 into 28%. This is the taxable value for the year.
Now proportionate, we are given car 1st November. ओके, पेट्रोल देना बंद कर दिया, उसके बाद प्राइवेट के लिए गाड़ी तो दे रखी है। सो प्रपोर्शनेट बेनिफिट कब से कब तक? 1 नवंबर 2023 टू 5 अप्रैल 24। तो आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ्स। सो 5 मंथ्स के लिए आपका प्रोपोर्शनल बेनिफिट्स 5 मंथ्स। तो 4200 इज फॉर 12, तो 5 के लिए 1750। क्या कुछ रिकवरी करिए लेस contribution by employee? Contribution by employee is for those 5 months. नहीं करा है contribution by employee, तो आपका 0। तो आपका 1750 माइनस 0, ये आपका taxable value of car benefit आपका relevant है। Note: running expenses paid by employer are not relevant। तो 1750 आप यहाँ पे ले जाएंगे, 1750। फिर प्राइवेट फ्यूल बेनिफिट, वर्किंग नोट 2, private fuel benefit. So base amount is 27,800 pound and appropriate percentage from above. So we saw that is 28. Then we have taxable value of private fuel benefit 27,800 into 28%. This is 7784. Proportionate benefit from when to when? 1st November 2023 to it is for 31st January। उसके बाद आपने सिर्फ बिजनेस उसके लिए दिया। सो नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 3 महीने के लिए 7784 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 1946। 1946 will be relevant. Note: partial payment for fuel by employee is not relevant. So 1946 आप और जोड़ दीजिए। सो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। और इसके अलावा कंट्रीब्यूशन पेट्रोल के लिए नहीं है कुछ भी। ओके, बस तो ये आपका टैक्सेबल वैल्यू आनी चाहिए। अर्निंग जो आपकी टैक्सेबल होंगी वो होगी 40,000 प्लस 1750। सो टैक्सेबल अर्निंग्स फॉर टैक्स ईयर 23-24, so it will be 43,696। Thank you. Okay, the next benefit we are talking about is vans। तो टैक्सेबल बेनिफिट जो है वैन्स के लिए एक फ्लैट रेट है। अगर प्राइवेट यूज के लिए वैन दी जा रही है तो 3600 पर एनम विल बी टैक्सेबल फॉर टैक्स ईयर 23-24। So it is, sorry, 3960 for this year. So 3960 instead of 3600, it is 3960।
Okay, now coming on, vans producing zero CO2 emission have a zero benefit charge. No benefit arises where the private use of van is insignificant. But if you are using it from home to office and office to home, home to work, work to home, so then it is not considered as private use. Proportionate reductions are made where van is unavailable, just like we saw it. If it is not available for say 2 months, then it will be benefit will be proportionally reduced. Private use, employees share the private use of the when the scale charge is between the employees on a just and reasonable basis, where more than one employee are using, then scale charge will be divided between employees. Taxable benefit of when fuel is provided. So then taxable benefit of for this year is basically 757 per annum. So taxable benefit of 757 per annum will be taxable if van fuel is provided for private mileage, for private purpose. It will not be 27,800 into percentage. There is no fuel benefit for a company which produce zero CO2 emissions. So on like van which produces zero CO2, there is no fuel benefit. Now the next benefit we are doing is beneficial loan. First of all, understand what are those beneficial loan. So beneficial loan are those made to an employee at a rate below the official rate of interest. Official rate of interest for our year is tax year 23-24, it is 2.25%. अगर उससे कम का लोन दिया गया है या इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, तो आपका ये बेनिफिट अराइज होगा और इसकी आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड हो जाएगी। तो इंटरेस्ट जो 2.25% पे पेबल होता, उसमें से इंटरेस्ट जो आपने एक्चुअली पे करा है, तो ये अगर आपका अमाउंट आ रहा है इसके बाद, तो वो टैक्सेबल बेनिफिट है। पॉजिटिव अमाउंट इसके बाद आ रहा है, यानी कि अगर इंटरेस्ट पेबल वुड हैव बीन से 1000, आपने एक्चुअली 600 पे करा है, तो 400 इज योर टैक्सेबल बेनिफिट। कैसे कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल बेनिफिट? एक एवरेज मेथड है और एक आपका प्रिसाइज मेथड है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट। तो देखिए, illustration 9, beneficial loan. Daniel was granted a loan of 35,000 by his employer on 31st March 2023 to help finance the purchase of a yacht. Interest is payable on the loan at 1% per annum. On 1st June 2023, Daniel repaid 5,000. On 1st December 23, he repaid a further 15,000. Remaining 15,000 was still outstanding on 5th April 2024. Calculate the taxable benefit for the tax year 23-24 using average method, the precise method. So let us do this. Illustration 9. Beneficial loan. Okay, guys. Now, beneficial loan. Okay. So, I will do the precise method first. Precise method. So in precise method, what we need to do, particulars, one is the amount column, another is amount outer, and these are figure in GB. Okay, guys. Now see interest that would have been paid. So let's see interest that would have been payable. Okay, now see 35,000 was the loan, and you used 35,000 till 31st May. So from 6th April 2023 to 31st May 2023, that is 2 months,
you used entire 35,000. So your interest will be calculated on 35,000 into 2.25%, that is ORI, official rate of interest for this year, into 2 by 12. So this will be 131, approximately 131. Next, from 1st June 2023 to now, interest like on you paid 5,000 until 30th November, it was 30,000 was used. So 30th November 2023, that is June, July, August, September, October, November, for 6 months you use 30,000. So 30,000 into 2.25% into 6 by 12. So 338 after rounding off will come. Then you have paid 1st December, you have paid 15,000. So that means from 1st December 2023 to 31st March or 5th April 2024. So it is December, January, February, March. So you have used, because you paid 15,000 more. So out of 30,000, 15,000 has been paid. So remaining 15,000 is pending on that 2.25% into 4 by 12. So 112.5 or rounding of 103. So this is the benefit, like this is the amount you should have paid actually, but 580. Let us see how much has been paid. Interest paid. You have paid in this, as per this question, you have paid 1%. You have paid 1%. So we will take the same data, and you have paid 1% now. Instead of 2.25%, I will just replace this by 1%. I will replace again by 1% what I have paid, and 1%. So we will take sum of these figures. So 258. Then this will be the taxable value of this benefit. This is 581 minus 258. So 323, as per the precise method, will be the value of the benefit. Okay, so suppose I give this name A and this is B. Okay, so A minus B is the taxable value of benefit. Now, if I was following average method, what will happen? So in precise method, you took the precise months, days. Months are allowed to us in TX. Average method, we will not, that would have been payable, interest would have been payable according to average amount of loan. Say what we will do, opening balance of loan, that was, loan was taken of 35,000, and closing balance of loan. So out of 35, 5,000 was paid in one time, then more 15,000 was paid. So 15,000 is still outstanding. So average loan is average of these two figures, 25,000. So interest that would have been payable would be 25,000 into 2.25%. So that will be 563. So this 563 will be the interest payable here. Now 563, interest paid is same because you actually paid 1% according to the months. So for first 2 months you paid 1% on 35, then on 30, then on 15,000. So 304 will be the benefit. So if we see where benefit is lesser, because taxability will be lesser there, तो आप कहाँ पे 304 का benefit? So you will say employee will choose
select average method as taxable value of benefit is lesser than precise method. So this is how we will calculate the beneficial loan benefit. Let's do TYU 8. Adin was loaned 15,000 interest-free by his employer on 6 April 22. He repaid 4,000 on 6 September 23. So, one is precise method. Interest payable would have been how much? So, uh, from 6 April to 6 September to 6th September, 5th September. How many months? April, May, June, July, August. 5 months. 5 months you used entire 15,000. So 15,000 into 2.25% into 5 by 12. Okay, so 141. So it is 141. Then from 6th September 2023 to 5th April 2024. Now, for remaining 7 months, you have used only 11,000 because you repaid 4,000. So 11,000 into 2.25% into 7 by 12. So 144.375. So your taxable benefit will be 285. Interest paid is 0. It is interest free. So taxable value of benefit will be 285 minus 0. So it is 285. Then we have next. Okay, so we have learned this how to calculate. Now, there are some benefits. Exemption applies for small loans where total of all employees cheap or interest-free loan is no more than 10,000. So अगर 10,000 पाउंड तक का लोन दिया साल में तो कोई बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल नहीं है. अगर एम्प्लॉय ने क्वालिफाइंग पर्पस के लिए इंटरेस्ट फ्री या चीप लोन लिया, चीप लोन मीन लेस देन 2.25%, तो अगेन कोई बेनिफिट नहीं अराइज होता. जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में. बेसिकली अगर आपने कोई मशीनरी खरीदने के लिए एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए एम्प्लॉय ने कोई मशीनरी खरीदने के लिए लोन लिया है, तो उस पर जो आप बेनिफिट जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो एक क्वालिफाइंग पर्पस है. ठीक है, तो उसको लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं माना जाएगा. अगर एम्प्लॉय का सारा लोन राइट ऑफ ही कर दिया तो जितना राइट ऑफ करा अमाउंट वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा, वो आपके इनकम में जोड़ दिया जाएगा. आपके लिए फायदा हो गया तो वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा. अगर कमर्शियल लोन, अगर एक एम्प्लॉयर का काम ही मनी लेंडिंग का है और उसने एम्प्लॉय को लोन उन्हीं टर्म्स पे दिए जिन पे वो पब्लिक को लोन देते हैं. जैसे अगर मान लीजिए HDFC बैंक आपका एम्प्लॉयर है और वो आपको लोन 10% पे देता है और मार्केट में भी 10% पे देता है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इसलिए आपका वैल्यू ये एग्जेम्प्ट होगा. या यहाँ पे अगर मान लीजिए जो आपका एम्प्लॉयर है वो 2% पे बाकियों को भी देता है और आपको भी देता है, तो इसलिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट विल बी 0. आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स प्रोवाइड टू एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉयर कोई एसेट पे करता है, एसेट देता है एम्प्लॉय को यूज करने के लिए, तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे. देखिएगा, जनरल रूल जो अप्लाई होता है इस पे, एम्प्लॉय के हाथों में एनुअल बेनिफिट
20% of assets market value at the time it is first provided. जब एम्प्लॉयर ने पहली बार प्रोवाइड करा एसेट, उस टाइम की मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर देखी जाएगी। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके एसेट प्रोवाइड करा है तो हम देखेंगे टैक्सेबल ऑन हायर ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 20% ऑफ मार्केट वैल्यू, जो भी इन दोनों में से हायर। अगर एक मोबाइल फोन दिया एम्प्लॉय को तो ये एग्जाम बेनिफिट है। ये रूल आपके कार, वैन, लिविंग एकोमोडेशन पे नहीं अप्लाई होते, रीजन उन पे स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो वही फॉलो करेंगे। तो देखिएगा, ये हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 10, हेलेन इज प्रोवाइडेड विद a computer by her employer solely for her private use which cost 800 pound. Calculate the annual taxable benefit arising on the employee. Illustration 10, हेलेन, पहला एनुअल बेनिफिट, ओके, taxable value will be is 20% of the asset cost, बिकॉज यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी अलग से, तो जो उसकी कॉस्ट लगी, तो 800 का 20% 160, सो दैट विल बी द बेनिफिट, और पूरे साल के लिए प्रोवाइड करा है तो इसलिए। बी बी पार्ट है, अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज हायर ऑफ, ठीक है, हायर ऑफ जो आपका 20% ऑफ एसेट्स मार्केट वैल्यू, या कॉस्ट अगर आपको नहीं दे रखा तो वो 800 का 20% 160, या फिर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो उसका रेंट कितना पे करा एम्प्लॉयर ने, 200 पे करा पर एनम, तो 200, सो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 200। तो ये आपका आंसर है अगर गिफ्ट बेनिफिट का। तो आइए लेट्स सी, तो अगर हमने ये गिफ्ट बेनिफिट हमने कर लिया है, लेट्स डू द, सॉरी, हमने यूज बेनिफिट कर लिया है, नाउ गिफ्ट ऑफ एसेट। अगर एक एसेट एम्प्लॉय यूज कर रहा है और बाद में उसको गिफ्ट दे दिया जाता है या कम प्राइस पे दे दिया जाता है, तो टैक्सेबल बेनिफिट हम कैसे निकालेंगे? हम लोग देखेंगे, एम्प्लॉय को टैक्स करेंगे हायर ऑफ एसेट मार्केट वैल्यू जब हमने गिफ्ट करा, या एसेट मार्केट वैल्यू जब फर्स्ट एम्प्लॉय को मिला था, ठीक है। और जो एसेट मार्केट वैल्यू व्हेन फर्स्ट मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉय में से जितने बेनिफिट ऑलरेडी उसके हाथों में टैक्स कर दिए हैं, वो वाले बेनिफिट ऑलरेडी उसके हाथों में टैक्स हो गए, तो वो लेस करके फिर हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल गेट द आंसर। आई विल जस्ट शो यू थ्रू ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो पर्पस ऑफ स्पेशल रूल क्या है? टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज गेनिंग फ्रॉम गिफ्ट ऑफ एसेट दैट डेप्रिशिएट इन वैल्यू रैपिडली वंस दे आर यूज्ड। तो अननेसेसरी अनरीजनेबल बेनिफिट एम्प्लॉय को ना हो, इसलिए बेनिफिट टैक्सेबल करा है। जहाँ पे कार दी है, यूज कार या वैन, बाईसाइकिल, तो ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो लेट अस सी दिस टू एन एग्जाम्पल। देखिएगा, इलस्ट्रेशन 11, use of asset followed by gift. Brian's employer X Limited purchased a dishwasher for his use on 1st June 2022, costing 600. On 6th April 23, X Limited gave the dishwasher to Brian, its market value then being 150. Calculate the benefit assessable for Brian for the gift of dishwasher in tax year 23-24. Gift benefit is higher of market value
एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, देखिए कितनी है मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, इज 150, और मार्केट वैल्यू फर्स्ट व्हेन फर्स्ट प्रोवाइडेड, जो कि यूजुअली कॉस्ट होगी अगर कोई मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी तो, वो आपको 600 की दी थी, उसमें से लेस यूज ऑफ एसेट बेनिफिट फॉर, जितना टैक्स हो गया 2223, तो ऑलरेडी आपके हाथों में टैक्स हो गया 600 इंटू 20%, उसमें आपको ये बेनिफिट जून 22 में दी थी, अप्रैल मई का बेनिफिट नहीं था, जून 22 से अप्रैल 23 का 10 मंथ्स का बेनिफिट आपका ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। तो रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी, तो बैलेंस इसमें से कंपेयर करेंगे, सो बैलेंस बी और मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट इज ए, तो आपका ए और बी, हायर ऑफ ए और बी जो है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गिफ्ट हायर ऑफ ए और बी, तो ये 500 जो है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट 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 बी पार्ट, अगर what would be the assessable benefit if Brian had paid X Limited £100 for the dishwasher? अगर 100 पाउंड दे दिए होते तो आपका बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गिफ्ट एज पर ए अबव जो है 500 ले लेंगे, उसमें से लेस रिकवरी और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय ने 100 पे कर दिया, तो आपका नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गिफ्ट विल बी 500 माइनस 100, 400, सो ये आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। Let's do TYU 9. A suit costing 300 was purchased for Habiba's use by her employer on 6th April 22. On 6th August 2023, the suit was purchased by Habiba for 14 when the market value was 30. Calculate the benefits assessable on Habiba for each of the tax years affected by the information in there. So, tax year 2022-23. Now it is asking for taxable benefit, so use benefit will also come, GBP. So use of asset benefit, see how much it will come. It will be 20% of the cost your market value and first provide. So here it will be 200 into, sorry, how much? 300 into 20%, 60, right? So tax year 23-24. So there are two benefits here. Use of asset benefit from when to when? See, 6th April 2023 to when this asset is sold, 6th August, 5th August, 5 अगस्त तक तो आपने यूज करा, तो यूज का बेनिफिट जो है कितने महीने का निकलेगा? अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 मंथ्स का आपका यूज का बेनिफिट निकलेगा, दैट इज 300 इंटू 20% इंटू 4/12, तो ये आपका एक तो टैक्सेबल होगा, और फिर गिफ्ट बेनिफिट इज हायर ऑफ ए और बी सपोज, तो ए जो है वो आपका मार्केट वैल्यू, हाँ जी, एट द टाइम ऑफ गिफ्ट
market value at the time of gift was 30, or so this is our A, or market value when first provided, that was how much? 300 less taxed you taxed use benefit in 22-23 was 60, then less tax use benefit in 23-24 20, जो अभी हमने निकाला, तो आपका मार्केट वैल्यू जो आपका बैलेंस बचा, कितना अभी बचा हुआ? 220, so balance B. So taxable value gift benefit higher of A or B, 220 कोई रिकवरी करी एम्प्लॉय से, 14 में बेचा, लेस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय 14, तो आपका नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गिफ्ट बेनिफिट इज 220 minus 14, 206, तो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू फॉर 23-24 है, वो आपके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका ये 206, और एक जो आपका यूज बेनिफिट है 20, तो आपका ये दो बेनिफिट 206 प्लस 20, तो यूज बेनिफिट और आपका 226 will be your taxable value for use and gift taken together। तो यहाँ ये आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। अब हम लोग जरा कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवर करेंगे। So let us do this. Comprehensive example, illustration 12. See this? Compute Darcy's income tax liability for tax year 23-24. That is the requirement. Briefly give reason for your treatment of items included or excluded in arriving at his taxable income. Darcy is managing director of Pemberley Trading Company Limited. He is paid an annual salary of 36,000 and also bonuses paid on the company's performance. Pemberley Trading Co. Limited's accounting year ends on 31st December each year, and the bonuses are normally determined and paid on 31st May thereafter each year. In recent years, bonuses have been for year ending 31st December 21, 4,000, 22, 8,000, and 23, 4,000. Darcy has the use of a company car for private purpose. Its list price is 20,000. Running expenses including diesel paid by the company for private and business purpose were 2,600. Diesel car which does not meet the RD2 standard has CO2 emission of 185 gram. Calculate income tax liability for the tax year 23-24. Give reason for treatment of items. So Darcy, calculation of tax liability for tax year 23-24. Okay guys, so here what we'll take, what type of income he has. So we are able to see it is only employment income, right? No other income is given. So amount GBP, he has only employment income, which is in non-saving income. Let us calculate here only. Okay, let's see what is his salary. Entire year salary will come 36,000. Now given hai, and bonus ends on 31st December. Bonus on received on, does not matter when it was accrued, received in
received on 31st May 2023। सो आपका जब ड्यू होता है उसके बाद वाले 31 दिसंबर को पे होता है। तो जो आपको 31 दिसंबर 22 वाला था वो आपको 31 मई 23 में मिला होगा। सो दैट इज 8,000। तो फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022 वाला था बट मिला 31 मई 2023 को, इसीलिए ये आपका 8,000 टैक्सेबल होगा। इन उसके बाद यूज ऑफ कंपनी कार। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार बेनिफिट, लेट अस डू इट वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार बेनिफिट कैसे। सबसे पहले हमें लिस्ट प्राइस देखना है। लिस्ट प्राइस ए इज गिवन टू यू 20,000। कोई डिडक्शन नहीं कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, नहीं है। ओके, सो देन appropriate percentage B, so appropriate percentage is, so this is a diesel car not meeting RD2 standard. So base percentage is 20 and additional percentage is, so how much additional percentage? So CO2 level is 185 gram. So it will be 185 minus 55 upon 5. So it will be, कितना हो जाएगा ये 26। 20 प्लस 26 टोटल आया 46, बट रिस्ट्रिक्ट होगा appropriate percentage restricted to be 37। तो आपका जो टैक्सेबल बेनिफिट होगा फॉर द ईयर दैट विल बी 20,000 इंटू 37%, तो 7,400। और क्या पार्शियल ईयर के लिए है? नहीं, पूरे साल के लिए है। तो आपका ये टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द ईयर 7,400, ये आप ऊपर ले जाएंगे। कोई रिकवरी एम्प्लॉय से नहीं है, तो आपका ये 7,400 आपका ये बेनिफिट आ जाएगा। नेक्स्ट अगला है डीजल फ्यूल के लिए भी कंपनी दे रही है प्राइवेट फ्यूल बेनिफिट। वर्किंग नोट 2 प्राइवेट फ्यूल बेनिफिट। तो देखिए बेस अमाउंट कितना है उसके लिए 27,800 EBP में, और अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऊपर से लेंगे, so that is 37। तो आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फ्यूल बेनिफिट विल बी base amount 27,800 into 37%, so 10,286। so this will be added to your taxable income। कोई रिकवरी है नहीं। $10,286 ये आपका वर्किंग नोट 2 से आया। पूरे साल के लिए था बेनिफिट, इसलिए आपने पूरा ले लिया। तो इसके लिए ये आपका टोटल ये एम्प्लॉयमेंट इनकम आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इनकम विल बी सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो आपके आइटम आए हैं यहाँ पे। तो 25,686 यही आपकी अभी टोटल इनकम भी बन जाएगी। इन दिस केस टोटल इनकम भी यही बनेगी। उसमें से आप आपका लेस करोगे, कुछ गड़बड़ करी मैंने। टोटल ऑफ
these four income is 61,600 less personal allowance 12,570, 12,570, then taxable income, which is 61,686 minus 12,570, 49. So tax liability, and these are a non-saving income है. So first 37,700, rate is 20%. Then it is 37,700 into 20%. So GBP rate and amount. Okay, then balance 49,116 minus 37,700 into 40%. So this will be your 4,566, and tax liability will be 7,540 plus 4,566, 12,106. Note PE was done, PAYE, tax TDS was paid. So your amount will be 12,106 will be the tax liability. So this is the comprehensive question. Now let's do one more comprehensive question, two more. Okay, we'll try to do all. So TYU 10. See, Lily. Okay, now see how we'll do. Assuming Lily made the most tax efficient choice in respect of the lunch facilities, calculate the total value for taxation purpose of the benefit she received for tax year 23-24. Lily is a senior executive with Berkeley PLC. In the tax year 23-24, her employer made the following benefits available to her. A diesel car meeting the RD2 standard uh, from 6th October 23. Its list price is 20,000. Its CO2 emission is 149 gram. The company paid all running expenses, including private fuel. So let us calculate taxable value of benefits. So first is private use of car benefit. Okay. Amount are in GBP. So first of all, list price. How much? List price is 20,000. Okay. This is suppose A. Appropriate percentage. Appropriate percentage, one is our basic rate, which is this is which type of car? Diesel car meeting RD2 standard. Okay, basic rate is 16, then additional percentage, basic percentage, additional percentage is how much? So it's 149 gram. So we will round down to 145 minus 55 upon 5. तो आपका 145 माइनस 55 अपॉन 5, तो ये आपका 18 और आ जाएगा. तो 16 प्लस 18, ये आपका 34 आया अप्रोप्रिएट परसेंटेज. इसको बी मानिए. तो ये आपका जो है टैक्सेबल वैल्यू फॉर द ईयर आया ए इंटू बी. तो ये आपका 20,000 इंटू 34%. लेकिन प्रपोर्शनेट बेनिफिट कब से कब तक देखिएगा. कब गाड़ी मिली है आपको? 6 अक्टूबर से. तो 6 अक्टूबर 2023 टू 5 अप्रैल 2024. तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो आपका ये 6 मंथ्स के लिए बेनिफिट है. तो आपका ये 6,800 पूरे साल की वैल्यू है. इसको 6 मंथ्स के लिए निकालना है. 3,400 विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट. सो आपका जो फाइनल जो कैलकुलेशन में जुड़ेगा 3,400 जुड़ेगा. ठीक है, हम इस कॉलम में जो आउटर कॉलम में अमाउंट लेंगे
those we will add finally. ओके गाइस, तो पहला बेनिफिट हो गया. लेट अस टेक द सेकंड वन. दूसरा क्या है? She continued to have the use of a stereo system owned by the company which cost 2000 2 years ago and which is kept at home. So this is use of asset benefit. Taxable value. तो तो आपका 20% ऑफ द मार्केट वैल्यू और कॉस्ट जो भी आपका इसमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू व्हेन फर्स्ट गिवन, सो इट इज 2000 इंटू 20%. दैट्स इट, पूरे साल के लिए है. तो ये आपका 400 आ गया. Third, Berkeley PLC has provided Lilly with a television for personal use since 6 April 21 when it cost 1200. On 6 April 23, the television was sold to Lilly for 225 when its market value was 375. Third, gift of asset benefit higher of market value at the time of gift. 375 or market value, the cost at the time of giving, first given. So that is the cost. जब फर्स्ट दिया था 1200 का था, तो लेस कितना बेनिफिट टैक्सेबल हो गया? वो यूज ऑफ एसेट बेनिफिट फॉर 21 22, तो आपका 1200 इंटू 20% ये टैक्स हो गया होगा. फिर यूज ऑफ एसेट बेनिफिट फॉर 22 23 भी सेम 240. तो आपका ये क्लियर. तो आपका ये अब जो बैलेंस बचेगा, दिस इज आर बी. तो अब उसके हिसाब से क्या वैल्यू बची हुई है? इट इज sum of all these figures 720 or market value 375. This is our A. The taxable value will be higher of A or B with 720. ठीक है, कुछ इसके लिए अच्छा लिली से 225 मिले थे लेस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो 225. तो आपका जो आपका नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस गिफ्ट, नेट टैक्सेबल वैल्यू of gift is 495. So 495 is the amount we will be including in final figure. So fourth, Berkeley PLC provided with an interest-free loan of 30,000 first January. She repaid 10,000 of loan on 30th June. Loan is not used for a qualifying purpose. तो आइए, तो बेनिफिशियल लोन, तो हमें दो मेथड देखने पड़ेंगे. प्रिसाइज मेथड, इंटरेस्ट पेबल वुड हैव बीन कितना? देखिएगा, 1 जनवरी को लिया था, 30 जून को पे करा 10,000. तो आपका 6 अप्रैल 2023 टू 30 जून 2023 तो आपने कितना अमाउंट यूज करा? पूरा 30,000 यूज करा. तो 30,000 इंटू 2.25% इंटू 2/12, अप्रैल मई जून 3/12, 169. अप्रैल मई जून 30 जून, अप्रैल मई जून 30. और फिर उसके बाद 1 जुलाई से 2023 टू 5 अप्रैल 2024 तक आपका ये रहे आपके 3 मंथ्स, और यहाँ पे आपके रहे 9 मंथ.
तो 9 मंथ्स का जो बेनिफिट होगा वो आपने कितना पे कर दिया, 10,000 पे कर दिया था, तो बाकी 20,000 पे 2.25% इंटू 9/12, तो ये आपका 337.5 या 338। तो टैक्सेबल वैल्यू जो आ गई इस बेनिफिट की वो आपके आ गई 169 प्लस 338, 506 taxable value as per precise method. Average method, तो एवरेज मेथड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन, हाउ मच इज दैट, 30,000, और क्लोजिंग बैलेंस, तो आपका 10,000 पे हुआ, 20,000 रह गया, और आपका एवरेज बैलेंस, एवरेज इज एवरेज ऑफ दीज टू 25, तो taxable value will be 25,000 into 2.25%, 562.5. So precise method is better as lesser taxable value. So your answer will be 506 will be the taxable. So ये आपने interest के लिए करा. Then we have Lily was provided with a bouquet of flowers on her 50th birthday, which cost the company 30. So trivial benefit up to 50 pound is exempt. तो आप इसको 0 लोगे. Next, in addition, she was offered the choice of luncheon vouchers of 200 per day for 200 working days, or free meals £3 per day in company's canteen. Meals are provided free of charge to all other employees. So voucher versus meal in canteen. So tax efficient we have to make it. So vouchers taxable value will be the entire amount you are getting. So it will be 200 into 2 for meal in canteen taxable value 0 as provided to all the employees. So which is tax efficient? So meal is tax efficient, so taxable value will be 0. So we will choose no, canteen meal should be chosen for employee benefit. So taxable value of all benefits will be, so whatever we have kept it in this column, that will be the answer. So 4801, so that is the answer. So I missed, I think, one benefit, which is the private fuel benefit. If we see the question, then it is company paid all running expenses including private fuel. So we need to calculate private use and private fuel. Private fuel benefit for 6 months. So it will be 27,800 into 34% into 6/12. So 4726 will come here. So our taxable value will become 9527. So that will be the final answer for TYU 10. TYU 11. Calculate Basil's employment income for tax year 23-24. Basil is a managing director of Boston PLC. They are also a substantial shareholder in a company. Company's accounts show the following information. Year ended 30th April 22, 23, 24. Salary as MD is given.
performance bonus is given. Performance bonus is determined and paid in July following the accounting year end. Uh, so 30th April 22 bonus will be given on 30th April, 31st July 2022, and 23 वाला जो 30th April 23 का bonus होगा वो 31st July 23 को, ठीक है. Basil has a use of Porsche car with a list price of 30,000. The CO2 emission are 202 grams. So Basil जो है आपका उसका all petrol and expenses were paid by the company. Basil drove a total of 18,000 miles in tax year 23-24, out of which 10,000 were for private purpose. They reimbursed the company £50 as a contribution towards the cost of the private petrol. Basil has also had the use of a company house since 6th April 2023, which has an annual value of 1200 and which is provided rent free. The house had cost 90,015, market value in April 13 was 1,35,000. The company pays private medical insurance for all its employees. Basil's share of group premium was 320 for tax year 23-24. June 23, they needed to have treatment following a car accident. Cost to insurance company was 1720. In tax year 23-24, Basil was reimbursed 1,500 in respect of all fares for business traveling UK. Calculate Basil's income, employment income for tax year 23-24. So let's do TYU 11. Okay, guys. So particulars, calculation of employment income for tax year 23-24. So particulars and then amount inner column, then amount outer column in GBP. Okay, now let us see what all things will come. Salary. Salary. So we will take salary from 6th April 2023 to 5th April 2024. So year ending 30th April 23. So 43,560 एक मंथ की सैलरी इंटू 1/12 प्लस 44,100 into 11/12. So this will be the 12-month salary. So we will put it in the final. ठीक है जी. So this is how it will be calculated. Bonus taxable on receipt basis. So जो आपको year ending 30th April 23 का है वो 31st July 23 को मिल गया. तो बोनस आपका कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 15,000 received in July 23. Okay. Now next is private car taxable benefit. Working note 1. Working note 1, taxable benefit of car. तो बताइए आपका लिस्ट प्राइस कार का कितना है? लिस्ट प्राइस है कार का 34,000. ठीक है, और इसको मैं ए नाम दूं. एप्रोप्रिएट परसेंटेज निकालना है. तो ये गाड़ी कौन सी है? पॉश कार है, पेट्रोल है, लिखा हुआ है पेट्रोल. तो पेट्रोल जो है वो आपका बेसिक परसेंटेज जो है वो 16 है, और एडिशनल परसेंटेज जो है वो आपका कितना है? टोटल 202 ग्राम है. तो 200 माइनस 55 अपॉन 5, तो ये आपका 16 प्लस 29 45 होता है टोटल.
लेकिन इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एप्रोप्रिएट परसेंटेज रिस्ट्रिक्टेड टू इसको मैं बी नाम दूंगा 37 37 on to list price or taxable benefit will be A into B, तो वो आपका 34,000 इंटू 37%। तो अगर ये साल का पूरे साल के लिए मिला है, पूरे साल के लिए मिला है, तो 12,580 आपका टैक्सेबल बेनिफिट 12,580। ठीक है। फ्यूल बेनिफिट, प्राइवेट फ्यूल बेनिफिट, वर्किंग नोट 2 या वर्किंग नोट में ही कर लेते हैं। फ्यूल बेनिफिट बेस अमाउंट 27,800 और आपका अप्रोप्रिएट परसेंटेज सेम है। सो प्राइवेट फ्यूल बेनिफिट will be 27,800 into appropriate percentage 37%, 10,286 10,286। तो इसमें कोई पेमेंट तो नहीं करी है एम्प्लॉय ने? नहीं। कंट्रीब्यूशन, पेट्रोल का कंट्रीब्यूशन इज नॉट रेलेवेंट। पेट्रोल कंट्रीब्यूशन by employee partial is not relevant। ठीक है जी। तो कंट्रीब्यूशन फ्यूल का अलाउड नहीं है। आइए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लिविंग एकोमोडेशन, वर्किंग नोट 2, लिविंग एकोमोडेशन। ओके। लिविंग एकोमोडेशन का एक तो बेसिक चार्ज विच इज हायर ऑफ एनुअल वैल्यू, जो कि दिया हुआ है एनुअल वैल्यू 1200, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 0, तो आपका ये 1200 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज ELAC, इसमें पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन निकालोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कितनी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी 90,000। मार्केट वैल्यू व्हेन फर्स्ट प्रोवाइडेड वो आपको दे रखा है 1,35,000। relevant as gap between acquisition and first providing by employer is more than 6 years। ठीक है जी। तो ये आपका 135 हो गया। सो हायर 135, उसमें से लिमिट 75,000, एक्सेस 135 माइनस 75 60,000, और उसका एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन चार्ज 60,000 इंटू 2.25% 1350। और कोई अप्रैल तक ओके, कोई और खर्चा तो नहीं करा था उस पर, तो बस, तो आपका ये 1350 जो है, और बेसिक ये वाला 1350, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लिविंग एकोमोडेशन
will be 1250, 1200 plus 1350, 2550. 2550. Okay, next is company pays private medical insurance. Group premium was 3. So medical premium, this is a taxable benefit. So 320. Employee share, we have taken employee share. Cost incurred by insurance company, not relevant as not employed. So 0. Rail fare for business travel, taxable value 0, exempt as wholly for business purpose. So 0. And it has asked us to calculate employment income. So total of this will be our employment income. 84,791 employment for tax year 23-24. So this is how employment income will be calculated. Now some objective type question. C. TYU 12. Let us do these quickly. So C. Shakira earns 45,000 per annum as graphic designer for Commercial Limited, which prepare accounts to 31st March. For the last 2 years, Shakira has earned bonus from her employer as follows: year ended and date paid. In addition, Shakira incurs expenses in traveling to client office of 2000 in tax year 23-24, which are not reimbursed by employer, but is Shakira's employment income. So let us do this quickly. Employment income, the GBP. First, her salary will come fully 45,000. Bonus will be coming on whatever is received in June 23, received on June uh, in June 23. How much? Taxable on receipt basis 8,000. Shakira incur expenses in traveling to client offices which are not reimbursed. If not reimbursed, then no problem. In business purpose, traveling expenses for business purpose, so will be allowed as reduction. How much? So it will be 2,000. So your income will be 51,000. Option A is right answer. Next, TYU 13. So see, Nazar is the finance director of a large company, incurred the following cost during the tax year 23, which is deductible from his employment income. Subscription to local health club, where he frequently meets client, not deductible. And not generally available for all the employees. B. Travel between two offices. He splits his time equally between two centers. So deductible as wholly for business purpose. So this is the answer. Next is tips given to taxi driver if we choose to take a taxi home from work. Not deductible as not wholly for business purpose. Then we have cost of new suits brought to impress clients. Not deductible as not official, not for
fully for business purpose. So answer is okay. Next is TYU 14.3. Jacob was provided with a computer for private use. Market value of the computer when first provided was 4,300. On 5th April 2024 was 3,000. Okay. Value of taxable benefit in respect of computer. With the private use, market value of the computer when first provided. Okay. So use of asset. So it will be 4,300 when first provided. 4,300 into 20% into October to 1st October to 6th April 20. So it will be 6 months. So it should be 430. The taxable value should be 430. So C is the correct answer. TYU 15. Let us do this as well. Budget Limited is an estate agency and provide the following benefits to a number of its employees during the tax year 23-24. Which one of the following is not assessable as employment income? Medical insurance provided to a key member of staff. This is taxable benefit, taxable. Then free membership to gym situated next door to the company headquarters, taxable. C, a second mobile phone provided to chief executive of the company, taxable. One mobile phone is allowed. D, interest-free loan of 6,000 made on 6th April 23, not taxable as up to 10,000 pounds. So answer is D. TYU 16. Carla was provided with a company car by her employer on 6th April 2023. Diesel car which does not meet the RD2 standard has a list price of 35,000, CO2 130 gram, 131 gram. Contribution towards the initial purchase price. Carla is not provided with fuel for private taxable benefit for car. List price is your 35,000 minus capital contribution by employee up to 5,000. So here it is only 1,000. So we can say 35 minus 1, 35. So A, list price for taxable benefit, 34,000. Then we have appropriate percentage. So it is a diesel car not meeting RD2 standard. हाँ जी, हाँ हाँ, अभी बस जा रहा हूँ 5 मिनट. चलो. So your this diesel car not meeting. So basic rate is your 50, sorry, 620, and basic percentage is 20, and additional percentage is how much? This is 131 gram. So it is 130 minus 55 upon 5. 15. So total will be 20 plus 15, 35. Taxable value for the year will be 34,000 into 35%, 11,900. So for our year, it will be given on 6th April, and okay, so 11,900. See, you can see B is the right answer. No, okay, okay, fine. Fuel is not there. Now 17. Leo was provided with a house to live in by his employer. Employer rented the house from a local landlord and paid rent of 32,000 per annum.
Leo paid rent of 12,000 per annum to his employer. The property has an annual value of 9750. So TYU 17. Basic charge is higher of annual value, which is 9750, or rent paid by employer, not employee. So rent employer, this is the first question in which employer is paying the rent. So 32,000. So taxable value will be 32,000. In this case, less recovery from employee. So employee has paid how much? Employee has paid 12,000. 12,000. So taxable value will be 32 minus 12. So taxable value. So 20,000, that is C is the right answer. TYU 18. Mika was provided with a company car, company petrol driven van by his employer throughout the tax year 23-24. Mika drives the one van to work and back each day, but uses his own car for all other private journeys. The van has a list price of 20,000, CO2 emission of 110 gram. What is the taxable benefit for tax year 23-24 in respect of van? So taxable benefit for van, if private uses only from home to work and back, is 0. So you need not calculate anything. A is the right answer. So guys, this completes our chapter employment income from study text completely. Thank you so much. We'll see you in the next session. Thank you. Bye-bye.